अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाओ, कर लो ये थोड़ी देर, फिर चले जाओ। ये मेरी हुरब आई हुई थी, ये जा रही है अभी अपने घर। कह रही है मैंने पहले बात करनी है। चलो कर लो। आप कैसे ठीक हो? आराम से बोलो, क्या हो गया? ठीक सांस हो फूल। ना? आप क्या कर रहे हो गाइस? चलो करो और बात करो। आप क्या कर रहे हो? स्कूल खुल गया आपके? हाँ जी, मेरे खुल गया। अभी मेरे खुल गया। अभी मैं सुबह जाना, सुबह मेरी वो ट्यूशन देनी है, सुबह परसों। अच्छा, चलो बता दो गाइस, मैं जा रही हूँ अपने घर। गाइस मैं अपने घर जा रही हूँ। बाय बाय। फिर जल्दी मिलूंगी आपसे। फिर जल्दी मिलूँगा आपसे। बाय बाय गाइस। चलो जी, जॉब मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज़। चलो मेरा सोना बेटा, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, सूरब से बात हो गई आपकी। भी जा रही थी, कहती मुझे पहले बात करनी है, मेरी बात कराओ। मैं कहा चलो आप कर लो, तो फिर आप चले जाओ घर। अभी घर जा रही है। तो ऐसा है कि अभी आज हम न्यू नावल स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलें जी, नावल स्टार्ट करते हैं। ऐसे तुम्हारा तो दिमाग चल गया, मिसेस कमाल अहमद ने गुस्से से कहा। नहीं मम्मी, मेरा दिमाग ठीक तरह काम कर रहा है, एहसन कमाल ने बेबसी से कहा। जानते हो वो लड़की बेवा है और एक बच्चे की माँ भी है। तो क्या वो मम्मी, बेवा होना कोई जुर्म ऐब या गुनाह तो नहीं है? और हमारे मज़हब ने भी बेवा औरत से शादी करने की इजाज़त दिया। यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने का हुक्म है। इसका कितना सवाब है? एहसन ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा। यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने और सवाब कमाने का इतना ही शौक है ना, तो किसी यतीम खाने का रुख कर लिया करो। रही वो लड़की सबा और इसका बेटा दानियाल, तो इन्हें भूल जाओ। मैं एक मनहूस लड़की को, वो भी बच्चे वाली बेवा को, अपनी कभी बहू नहीं बनाऊंगी। सुना तुमने? मिसेस कमाल अहमद ने गुस्से से तेज़ लहजे में अपना फ़ैसला सुना दिया। फिर तो आप कभी भी मुझे दुल्हा बना हुआ नहीं देख सकेंगी। एहसन कमाल ने अफसरदगी से मुस्कुरा कर कमरे से बाहर निकल गए। मिसेस कमाल अहमद हैरत से तकती रह गई। और चंगी ब्लैकमेलिंग। सबा बेटा, डोरबेल बज रही है, गेट पर देखना कौन है। रुकैया बानो ने 6 माह के दानियाल को नहलाते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। अच्छा अम्मी। सबा दुपट्टा सर पर ओढ़ती बाहर निकल आई और गेट के करीब को पहुंचकर पूछा, कौन है? एहसन कमाल। बाहर से दिलकश मर्दाना आवाज़ इसकी समात में फूल बनकर खिली थी। एहसन कमाल फ़िरोज़ भाई के दोस्त थे। जब ही सबा ने गेट खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। एहसन कमाल ने इसके सफ़ेद रंग में लिबास में पन्हा सरापे को कीदत तो मोहब्बत से देखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सबा ने आहिस्ती से जवाब देते हुए बताया। फ़िरोज़ भाई तो घर पर नहीं है। फ़िरोज़ भाई की अम्मी तो घर पर है ना? एहसन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हैं। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? सॉरी, आइए प्लीज़। सबा ने शर्मिंदा होकर इन्हें अंदर आने का रास्ता देते हुए कहा, तो वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो गए। सबा गेट बंद करके जाने लगी तो पीछे से इन्होंने उसे पुकारा। सबा जी। वो रुक गई मगर मुड़कर इसकी जानिब नहीं देखा। सबा, आप मुझसे शादी करेंगी? एहसन कमाल के सवाल पर सबा ने हैरान होकर गर्दन घुमाई। उनका मोहब्बत, खलूस और क़ीदत की सच्चाई से रोशन चेहरा देखकर मज़ीद हैरत ज़दा रह गई। चंद साने मने यूं ही हैरान आंखों से तकती रही, फिर कोई जवाब दिए बगैर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दी। एहसन कमाल बेकरार होकर इसकी जानिब लपके। सबा प्लीज़, इनकार की वजह तो बता दीजिए। सबा का यूं रुख फेर कर जाना इसके मनफी जवाब का इशारा दे रहा था, जब ही तड़प कर पूछा। एहसन साहब, क्या आप नहीं जानते कि मैं ना सिर्फ बेवा हूँ बल्कि एक बच्चे की माँ भी हूँ? सबा ने संजीदगी से पूछा। जानता हूँ, फिर भी मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद है। जी हाँ, इसलिए कि बेवा होना, एक बच्चे की माँ होकर बेवा होना ना तो कोई जुर्म है और ना ही कोई ऐब और गुनाह है। हमारा मज़हब हमें इजाज़त दे दे तो कौन रोक सकता है मुझे बेवा से शादी करके रिश्ता जोड़ने से? एहसन कमाल ने संजीदगी से कहा तो वो गोया हुई। एहसन साहब, मज़हब से ज़्यादा हम लोग माशरे के बनाए हुए कवानीन और रस्म व रवाज पर अमल करते हैं। मेरा बेवा होना इस माशरे की नज़र में एक जुर्म, ऐब और गुनाह है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनहूस करार देकर घर से बाबुल के दर पर ला फेंका है। इनके ख्याल में मैं मनहूस थी, इन दिन से इनके बेटे यानी अपने शौहर की मौत की जिम्मेदार ठहरा दी गई। इनके एक्सीडेंट में मरना मेरी नहुसत की वजह से हुआ। मेरा 1.5 माह का बच्चा यतीम हो गया, ये भी इनकी नज़र में मेरी नहुसत ही थी। फिर भला आप क्यों रिस्क लेना चाहते हैं और आपके घर वाले क्यों कर इन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं? वो भी तो इसी माशरे का हिस्सा है। सब आप हाँ तो करें, मैं इंशाल्लाह इन सबको मना लूँगा। एहसन साहब, मना लेने और ख़ुद से मान जाने में बहुत गहरा फ़र्क होता है। और मुझे अब शादी नहीं करनी। मेरे लिए एक तजर्बा ही बहुत है और मेरा बेटा है ना मेरा सहारा। मुझे अब अपने बेटे के लिए जीना है। सबा ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। और जो आपके साथ के लिए जीना चाहता है वो क्या करे? वो कोई और दर खटखटाए। सबा ने नज़र चुरा कर जवाब दिया। लेकिन इसने तो आपकी जानिब खुलने वाले दर के सिवा सारे दरवाजे खुद पर बंद कर लिए। एहसन कमाल ने बेबसी से कहा तो सबा के हसास दिल पर चोट सी लगी। इसने बेचैन नज़रों से इन्हें देखा और आगे बढ़ गई। सबा, मैं आपको और दानियाल को दिल से अपनाना चाहता हूँ। एहसन कमाल ने इसके बराबर चलते हुए ईमानदारी और खलूस से कहा। अपनी मम्मी से बात किया आपने? नहीं।
तो पहले इनसे बात कर लीजिए। मुझे यकीन है कि इनसे बात करने के बाद आपकी मेरी हाँ या ना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ैसला आपकी मम्मी का होगा, आप खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करके जाइएगा। मैं नहीं चाहूँगी कि आप मेरी वजह से हर्ट हो। सबा ने नरम और संजीदा लहजे में करीन सोच में डालकर तेरी से अंदर चली गई और वहीं से पलट के इस वक्त वो अपने कमरे में टहलते हुए बेकरारी से सोच रहे थे कि कितना दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था सबा ने अपने मतलब मम्मी की सोच का। वो तो हर्ट भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी अपनी माँ ने मुझे अपने रवैये और फैसले से हर्ट कर दिया। इन्होंने पहले सबा से बात की और फिर अपनी मम्मी को अपने दिल की बात कही और इनके जवाब ने अभी ने दोबारा सबा से बात करने के काबिल नहीं छोड़ा था। इन्हें दुख था कि इनकी माँ की भी आम सोच है। वो तलीम याफ्ता होने के बावजूद नासमझी और जहालत की बातें कर रही हैं। रियाज मजीद और रुकैया बानो के दो ही बच्चे थे, बेटा फ़िरोज़ अली और बेटी जो फ़िरोज़ से 11 वर्ष छोटी थी, सबा रियाज। रियाज मजीद कॉलेज में लेक्चरर थे। रज़िया बानो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। फ़िरोज़ अली को इन्होंने MBA और HCS कराया था और इसकी शानदार जॉब लगते इनकी शादी अपनी भतीजी नाजिश से करती। नाजिश और फ़िरोज़ के दो बच्चे थे, एक बेटा महरोज़ अली और बेटी महविश जो बिलतरतीब 5 और 4 साल के थे। इस हंसते बसते घराने की खुशियों में गम के बादल इस दिन छाए जिस दिन उन्होंने सबा का रिश्ता अपने ख़ानदान में अपने भांजे जावेद से तय किया। सबा ने BSc का इम्तिहान दिया तो इसके हुस्न को देखते हुए इसके फुप्पो ने जावेद के लिए रिश्ता मांगने और शादी की तारीख तय पा जाने के बाद जावेद के लिए नए मॉडल की कार जहेज़ में देने का मुतालबा कर दिया। लाख लानत, फिर ज़्यादा रिश्ता उत्थे ही तोड़ देना चाहिए सी मुँह ते मार के। रियाज मजीद के वसाइल इतने ज़्यादा न थे, इनकी परेशानी बचाती को बहन और भांजे की फरमाइश कैसे पूरे करेंगे। रुकैया बानो ने कदी रज़िया तो कदी रुकैया बानो ने रियाज मजीद को समझा और अपने खदशे का इजहार करते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आपकी बहन इस रिश्ते का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है? आपका भांजा हमारी लाडली नाजुक अली बेटी के काबिल नहीं है। रियाज, जो लोग शादी से पहले कार मांग रहे हैं वो शादी के बाद लड़के के लिए मनपसंद कारोबार कराने का सरमाया भी मांग सकते हैं। फिर हम कहाँ से इनके मुतालबे फरमाइश पूरी करेंगे? और क्या ऐसे होते हैं खून के रिश्ते? आप ये ना समझे कि मैं अपनी भतीजी को बहू बनाने के बाद आपके भांजे से रिश्ता जोड़ने के हक में नहीं हूँ या आपके ख़ानदान वालों से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी और इसके बेहतर मुस्तकबिल की वजह से कह रही हूँ। आप खुद सोचें कि हमारी बेटी इस घर में खुश रह सकेगी जिस घर में से कीमती जहेज़ और नई कार की बस कबूल किया गया हो। तुम ठीक कह रही हो रुकैया बेगम, सब हमारी इकलौती बेटी है, हम इसे जानते बूझते जहन्नम में तो नहीं धकेल सकते ना। मगर मैं अब क्या करूँ, रिश्ता तय हो गया, पूरे ख़ानदान को मालूम है कि सबा और जावेद की शादी होने वाली है। मैं कैसे इस रिश्ते से इनकार करूँ? मुझे क्या मालूम कि मेरी सगी बहन ही रिश्ता तय करके मुँह फाड़ कर फरमाइशें शुरू कर देगी। जावेद 18,000 माहवार कमा रहा और क्या चाहिए इन्हें? रियाज मजीद ने फ़िक्रमंदी से दिलगीर लहजे में कहा तो वो तल्खी से बोली, इन्हें क्या चाहिए? ये तो वो बता ही चुके हैं। वो तो फ़िरोज़ की शानदार जॉब और पुरकशिश तनख्वाह से चलते हैं। कह रही थी कि आपकी बहन साहिबा के फ़िरोज़ 35,000 रुपये माहाना कमा रहा है। तुम लोगों के लिए गाड़ी जहेज़ में देना कौन सा मुश्किल काम है? तुम्हारी बेटी आराम से मैके आया जाया करेगी। मेरे पास बस में हो तो मैं भी रिश्ता ख़त्म कर दूँ, मेरी मासूम बच्ची भी परेशान होकर रहेगी। रुकैया बेगम, मेरी तो रातों की नींदें ख़राब हो गई हैं। सोच सोच कर इस रिश्ते को तोड़ता हूँ तो बहन भी सारे रिश्ते ख़त्म कर डालेगी। ज़रा सी बात पर ख़ानदान भर की नाराज़गी और हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म होने का अंदेशा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आप एक बार अपनी बहन और भांजे से बात तो करके देखें, शायद वो कार का मुतालबा तर्क कर दें। हाँ, बात तो करूँगा ही, आखिरी कोशिश तो करके देखनी है। फिर जो अल्लाह को मंजूर। रियाज मजीद ने गहरी सांस लेकर कहा तो वो चुप हो गए। अगले रोज़ रियाज मजीद ने अपनी बहन नुसरत आरा से बात की तो उसने साफ कह दिया, भाई मैंने अपनी दो बेटियों को घर भर के जहेज़ दिया। जावेद मेरा इकलौता बेटा, तो क्या मैं घर भर के जहेज़ ना लूँ? मैं तो भाई के घर से हमेशा रिश्ता जोड़े रखने के ख्याल से सबा को अपनी बहू बनाना चाह रही हूँ, वरना ख़ानदान में और ख़ानदान से भाई लड़कियों की कमी तो नहीं है। एक से एक अमीर लड़की घर की लड़की मिल जाएगी मेरे बेटे के लिए, जो हसीन भी होगी और दौलतमंद भी। जहेज़ में कार कोठी लेकर आएगी, मैंने तो सिर्फ कार मांगी है। लेकिन बहन मेरी इतनी हैसियत नहीं है। रियाज मजीद बोले, तो कर्ज ले लें। वो बेनियारी से बोली, मैं अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना चाहता हूँ, जो कुछ मेरे पास है इसी में बेटी को रुखसत करूँगा, तो मेरी तरफ से रिश्ता ख़त्म समझे। नुसरत आरा ने बेदर्दी से कहा, इद्दा दिनों आप लाना तो भेज के इनकार करना चाहिए। नुसरत, ये क्या कह रही हो? रिश्ते इस तरह ख़त्म नहीं होते। नुसरत आरा के शौहर रशीद अनवर ने पहली बार इनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा तो इन्हें डपटते हुए सफाकी से बोले, आप खामोशी रहे तो अच्छा है, ये हम बहन भाई का मामला है। मैं सबा को कार के बगैर अपनी बहू कबूल नहीं करूँगी। अगर भाई जी अपनी इकलौती बेटी को जहेज़ में कार नहीं दे सकते तो सबा जावेद का रिश्ता बेकार है। ये सबा के लिए कोई और बर्ड ढूंढ ले, मुझसे रिश्ता ख़त्म समझे। नुसरत आरा, तुम बहन होकर रियाज मजीद अपनी पूरी बात ना कर सके और दिल पर हाथ रखे निढाल हो गए। नुसरत आरा रशीद अनवर इनकी हालत देखकर बौखला गए। रियाज भाई, क्या हुआ रियाज भाई? रशीद अनवर ने इन्हें संभालते हुए परेशानी से पूछा, मगर वान के आन में बेहोश हो गए। नुसरत आरा, अगर इन्हें कुछ हुआ तो बात हम पर आएगी। इनकी बीवी बच्चे तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे और शायद तुम खुद भी एहसास जुर्म होने पर खुद को माफ़ नहीं कर सकोगी। रशीद अनवर ने नुसरत आरा को गुस्से से देखते हुए कहा, अपनी तकरीर बंद करो, उन्हें अस्पताल पहुंचाओ। ये जावेद कहाँ चला गया? जावेद, जल्दी से आओ। नुसरत आरा ने कहा और रियाज मजीद को अस्पताल पहुंचाकर रशीद अनवर ने इनके घर फ़ोन करके इतला दे दी। ये वैसे बड़ी लानती है। जिस घर में औरत का राज होता है ना, ये एक बिटर रियलिटी है कि अब देखो वो अपने नुसरत आरा कैसे अपने बंदे को बिस्त करी जा रही है। जिस घर में औरत का राज होता है वो उन घरों का बेड़ा गर्क ही होता है। वो घर कभी भी नहीं चलते जो घर औरतें चलाती हैं। इट्स बिटर रियलिटी। ये नहीं मैं खुद फीमेल हूँ और लेकिन ये एक तलख हकीकत है।
रुकैया बानो ने नुसरत आरा को देखा तो वो नजर चुरा गई। रुकैया बानो समेत सभी समझ गए कि रियाज मजीद को इस हाल में पहुंचाने वाली नुसरत आरा आई है। डॉक्टर के मुताबिक रियाज मजीद को दिल का दौरा पड़ा था। रुकैया बानो, फिरोज अली, नाजिश और सबा पूर्णम आंखों और तड़पते दिलों के साथ रियाज मजीद की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे थे। रशीद अनवर भले आदमी थे, वो भी रियाज मजीद के लिए दुआ और फिक्रमंद थे। नुसरत ना जाने किन ख्यालों में गुम थी, सबकी दुआएं मुस्तजाब हो गई। मजीद को होश आ गया। डॉक्टर सिंह ने टेंशन फ्री माहौल में रखने की हिदायत दी। रुकैया बानो समेत तमाम घर वालों ने शुक्र अदा किया। शुक्र अदा करो, रियाज भाई की जान बच गई। खबरदार जब इनके सामने रिश्ता खत्म करने की बात की, माफ़ी मांग लेना, इनसे शादी तयशुदा तारीख पर करने की यकीन दहानी कराना ताकि वो संभल जाए, वरना इनकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी नुसरत आरा। रशीद अनवर ने नीची आवाज़ में तनबीह की, मगर फिरोज अली सुन चुके थे। मांग लूंगी माफ़ी, बस अब आप चुप करें, नुसरत आरा ने तेजी से कहा। फिरोज अली ने नाजिश और रुकैया बानो को भी बात बता दी और नाजिश ने अपने घर वालों को बताया। और ये नुसरत आरा की सितम ज़रीफ़ी की दास्तान पूरे ख़ानदान और मोहल्ले भर में पहुंच गई। भाई मुझे माफ़ कर दे, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बन गई थी। बस आप जल्दी से तंदुरुस्त हो जाए, फिर अपनी सबा को दुआ में मेरे जावेद के साथ रुखसत कीजिएगा। शादी मुकर्रर तारीख को ही होगी। नुसरत आरा ने भीगती आवाज़ में रियाज मजीद का हाथ थाम कर कहा। नुसरत बहन, तुम सच कह रही हो? रियाज मजीद के मुरझाए हुए चेहरे पर ताजगी होदाई मुस्कुराकर तस्दीक दे। दौर फिट्टे हाल, मैंने 2 मिनट हंस के बोल के लेता ते दिमाग वेला दिमाग दा भाई अपनी औलाद रोड़न चला। जी हाँ रियाज भाई, इसे अक्ल आ गई है, हमें सब बेटी की सिवा कुछ नहीं चाहिए। रशीद अनवर ने मुस्कुराते हुए यकीन दिला। हाँ, मैंने तो खिदमत खलक का इदारा खोल रखा है ना कि मैं मुफ्त में बहू ब्याह के ले जाऊँ, जहेज तक ना लूँ। नुसरत आरा ने शौहर की बात सुनकर दिल में गुस्से से कहा। खुश रहो मेरी बहन, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। रियाज मजीद बोलते हुए तशक्कुर इन बसात के मारे अब दीदा हो गए। सबाई सारी सूरत हाल से गिरफ्तार मलूल थी। वो बहुत परेशान और खौफजदा थी। जावेद इसे पसंद करता था, मगर करता वही था जो माँ कहती थी। नुसरत आरा के लालची रवैये और खुद गर्जाना सोच ने इसके प्यारे अबू जानी को मौत के मुंह में धकेल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी वजह से वो इनसे खौफजदा और बदगुमान हो रही थी। सबा चंदा, यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर झप के साथ पास आकर बैठो ना। नाजिश भाभी ने इसे घर के छोटे लॉन में तनहा बैठे देखा तो इसके पास आकर प्यार से बोली। वो इसे अपनी बहन और बेटी की तरह समझती और अजीज थी। भाभी मुझे डर लग रहा है, वो सहमी हुई आवाज़ में बोली। डर किस बात से चंदा? वैसे इदा दियाँ भाबियाँ अच्छियाँ वालियाँ ना सिर्फ ना नावलों के विच ही मिलदियाँ। जावेद से शादी से फुप्पो बहुत खुदगर्ज है, वो मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। आपने देखा इन्होंने अब्बू जान का क्या हाल कर दिया। बहनें कोई ऐसी होती हैं। सबा फुप्पो ने अब्बू जान से माफ़ी मांग ली। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। चलो आओ अंदर, यहाँ ठंड हो रही है। मैं नाजिश प्यार से समझाती हुई इसका हाथ पकड़ कर उठाते हुए बोली तो वो खामोशी से उठकर इसके साथ अंदर चली गई। कुत्ते दी तुम कभी सिद्धि नहीं होती, वैसे यह गल जेन च रखनी चाहिए है। मैं मुतमिन नहीं हूँ रियाज साहब, मेरा दिल इस रिश्ते से खुश नहीं, खौफजदा है। रुकैया बानो ने ना चाहते भी शौहर के सामने अपनी कैफियत बयान कर दी। रियाज मजीद 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद घर आ गए थे। अब इनकी तबीयत भी काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो आराम करे तो दवाएं बाकायदगी से ले रहे थे। रुकैया बेगम, मेरी बेटी फूलों जैसे नर्म और नाजुक है। तकदीर बनाने वाले इसके नसीब में कांटे नहीं लिख सकता। अल्लाह पर भरोसा रखो, इसलिए कि हमारी सबा के लिए बहुत खूबसूरत मुस्तकबिल लिखा होगा। रियाज मजीद ने नरमी से कहा। लेकिन अल्लाह पाक ने यह भी नहीं किया कि जान दे बूझ दे अखा देखी मक्खी निकल लो तुसी। अल्लाह पाक ने अक्ल भी दी है जिसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले बंदा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। रुकैया बानो ने दिल से दुआ की। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। रियाज मजीद ने यकीन से कब तो वो भी कदर मुतमिन होकर अपने काम में लग गई। और फिर मुकर्रर तारीख को सवार जावेद रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। रियाज मजीद और फिरोज़ अली ने बहुत शांति से रुखसत किया। जहेज़ में भी सब कुछ दिया सवाए नए मॉडल की कार के। नुसरत आरा भी बहुत खुश नजर आ रही थी। रशीद हाउस में सबा का इस्तकबाल भी खूब हुआ। वो फिर भी डर रही थी। दुल्हन बनकर सबा और भी हसीन लग रही थी। गुलाबी माइल सफ़ेद रंगत थी। इसकी होंठों की बनावट ऐसी थी कि मुस्कुराए तो लगता जैसे एक जहां मुस्कुरा रहा हो। से आंखें जो जोहाना तो शरारत से भरी हुई थी, आजकल खौफ के साइन में लहरा रहे थे। और आज ही हसीन लड़की दिल वाली लड़की जावेद की दुल्हन बनकर इसके कमरे में मौजूद थी। तुम बहुत हसीन हो सबा, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा, मगर तुम्हें मेरी माँ को खुश रखना होगा। इन्हें कभी नाराज़ मत करना, वरना और ना ही इनकी हुक्म अदूली करना। जो कहें वो तुम्हें करना है। तुम जानते हो कि हमारी शादी किन मराहिल से गुजर कर हो पाई है। जावेद इसके रूबरू बैठा कह रहा था। जावेद खसमान का फिर ना करांदा ब्याह, सारी ज़िंदगी माँ दी हुक्म करता रहता। ठीक है, अपने माँ को प्रेफरेंस दो, बहुत अच्छी बात है, अपनी माँ को देनी चाहिए, लेकिन ये क्या हर जायज़ ना जायज़ में नहीं देनी चाहिए। आपको गैर जानबदार होकर करना चाहिए। हाँ, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करवाओ भाई, उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको पैदा किया है, तो अपने पेरेंट्स की अपनी बीवी से इज़्ज़त करवाना आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आपको करवानी चाहिए। लेकिन अक्ल दा अन्ना बन के भी नहीं करना चाहिए कुछ। वो तो आगे जाकर पता लगेगा जावेद साहब कर दे कि कंध खोल दे। जी, वो मुश्किल इतना ही कह सके। गाड़ी मेरी खुशी नहीं थी और अब्बू की हैसियत नहीं थी, वरना अब्बू अस्पताल ना पहुँचते। अगर सब कुछ लड़की वालों ने देना होता है तो लड़के की मर्दानगी, इसकी ज़ोरबाजी की कमाई, इसकी खुददारी, इसकी इज्जत नफ्स तो कुछ भी ना हुई ना। मर्द अपने ज़ोर बाजू से अपनी मेहनत से कमाते ही अच्छा लगता है। सबा ने हिम्मत करके कह ही दिया। शाबाश। जावेद चुपचा हो गया। फिर अंगूठी अपने कोट की जेब में से निकालते हुए इसके हाथ की उंगली में पहनाने लगा। ये तुम्हारी रोनमाई का तोहफा है, बहुत अच्छा है। सबा ने शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए कहा। कौन? तोहफा या दुल्हा?
तोहफा। मैं कह रही, सबा नहीं कह रही। जावेद ने शौक नजरों से देखते हुए पूछा तो शर्मीलेपन से हंस पड़ी। शादी के 2 माह कैसे गुजरे सबा को पता ही नहीं चला। नुसरत तवा का रवैया कभी कभी इसके साथ तलख हो जाता, मगर रशीद अनवर की वजह से वो चुप हो जाती थी। जावेद को वो सवाए रात को इसके कमरे में जाने नहीं देती। बाकी वक्त वो जब घर पर होता बहाने से अपने काम किसी काम में उलझाए रखती। जावेद का रवैया सबा के साथ ठीक था, वो इसके मासूम हुस्न का दीवाना था, मगर माँ के सामने मोहतात रहना पड़ता था। सबा इन दोनों के रवैयों को समझने की कोशिश में हल्कान हुई जाती। फिर जिस रोज़ सबा को लेडी डॉक्टर अंशुमन ने माँ बनने की न्यूज़ सुनाई तो सबा की खुशी दीदनी थी। इसे यकीन था कि अब नुसरत अना का रवैया भी इसके साथ सही हो जाएगा, जिसका जिक्र इसने अपने घर वालों से अब तक नहीं किया। जावेद चुप चुप सा था। सबा ने रात को इससे पूछा, जावेद आप खुश तो है ना? सबा, मुझे फ़िलहाल बच्चे नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी इंजॉय करना चाहता हूँ। लाख लानत, फिर ब्याह को कितना इंजॉय करता रहता। जावेद ने संजीदगी से जवाब दिया तो उसका दिल टूट कर रह गया। फिर भी वो इसे समझाने की गर्ज से बोली, जिंदगी बच्चों से तो ज़िंदगी मुकम्मल होती है, पुरलुत्फ़ और खूबसूरत होती होगी। अब मैं तुम्हें इस हालत में मोटरसाइकिल पर डॉक्टर के पास चक्कर लगवाता फिरूंगा। जानती हूँ कितनी एहतियात की जरूरत होती है। इस हालत में मोटरसाइकिल पर तो बार बार झटके लगते हैं, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे अब्बू जान ने तो गाड़ी जहेज में दी नहीं, अब मुझे गाड़ी खरीदने दो ताकि मैं तुम्हें बाहर से आराम से बाहर ले जा सकूँ। बाद में करती रहना शौक पूरे, फिलहाल तो इस किस्से को पाक करो। लाख लानत लानत बेशुमार। जावेद ने संजीदा और तेज लहजे में कहा तो वह हैरत और दुख से इसे देखने लगी। वो सिर्फ गाड़ी के लालच में से सब सुना रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो गुनाह कत्ल है और इसमें मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है। लोग तो तरसते हैं औलाद के लिए, और मैं अपनी औलाद को अपनी महरूमियों का शिकार नहीं बनाना चाहता। अपनी औलाद को हर आसाइश देना चाहता हूँ। घर मेरे नाम है, गोया तुम्हारे नाम है, और गाड़ी में आइंदा 2 साल में ख़रीदने के काबिल हो जाऊँगा। इसके बाद तुम बच्चे पैदा कर लेना। वो इसकी बात काट कर गुस्से से बोला तो उस पाट लहजे में बोली, ते लान दिया तो ब्याह भी 2 साल बाद करा लेंदा, बेगैरत। गाड़ी का बच्चों से क्या ताल्लुक है? और आपको बच्चे नहीं चाहिए तो पहले सोचना था। अब मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। रिस्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा। इस बच्चे को पैदा करना चाहती हो तो अपने बाप से को वो तुम्हें गाड़ी गिफ्ट कर दे। नाना बनने की खुशी में फरमाइश पूरी कर दे वो, वरना मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगा। संभालती रहना खुद ही, वो बेरहमी से बोला। गोया नए मॉडल की कार की फरमाइश आप लोगों ने वक्ती तौर पर भुला दी थी। अब इस बहाने से फिर से अपनी ख्वाहिश का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मैं अब उसे सिलसिले में कोई बात नहीं करूँगी। सबा ने दुखी होकर कहा। तो मैं भी तुमसे अब कोई बात नहीं करूँगा। यहाँ रहना तो जैसा हम कहें वैसा तुम्हें रहना होगा, वरना मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। तुम्हारे इस हुस्न की सारी ज़िंदगी गले का हार नहीं बनाकर रहना, मुझे समझी तुम? जावेद ने सफाक और धमकियाँ में इस लहजे में कहा तो वो सहम कर रह गई। तेरा मरना ही बनता सी, तू मार के सुख देना सी उन्होंने। जावेद आप बाप बनने वाले, मुझे बाप बनने का कोई शौक नहीं। अपने बच्चे को ले जाना अपने बाप के घर। जावेद ने इसी लहजे में जवाब दिया तो आंसू टप टप इसकी आंखों से बहने लगे। वो इन माँ बेटे की मसनूई बनावटी मोहब्बत अपनाइत पर अपने नसीब की तैरगी पर दुख हुई होकर रो रही थी। रियाज मजीद रुकैया बानो को सबा की उम्मीद से होने की खबर मिली तो बहुत खुशी हुई मिठाई लेकर सबा के ससुराल मुबारकबाद देने चले। वो सबा को कुछ दिन के लिए अपने साथ घर ले जाने का सोच कर भी आए थे। नुसरत बहन मुबारक हो, अब तुम दादी बनने वाली हो। रियाज मजीद ने मुस्कुराते मुबारकबाद दी और मिठाई का 2 किलो का डब्बा इन्हें दिया। आपको भी मुबारक हो भाई भाभी, आप भी नाना नानी बनने वाले हैं। नुसरत अरा ने मिठाई का डब्बा लेकर मेज़ पर रखते हुए कहा, अल्लाह खैर से हमें खुशी दिखाए। रुकैया बानो ने दिल से दुआ मांगी, आमीन। रियाज मजीद और शीद अनवर ने एक साथ कहा। सबा इनके दरमियान खड़ी शर्म हया से मुस्कुरा दी। नुसरत बहन और शीद भाई, हम सबा को कुछ दिन के लिए अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। रुकैया बानो ने मुस्कुराते हुए दोनों को इजाज़त तलब नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ हाँ ज़रूर ले जाए। रशीद अनवर ने बखुशी इजाज़त दे दी। जावेद बेटा, तुम्हें तो कोई इतराज़ नहीं सबा के हमारे साथ जाने पर? रुकैया बानो ने जमात का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा। मुझे क्या इतराज़ हो सकता है मामी, मेरी तरफ से आप सबा को हमेशा के लिए अपने घर ले जाए। जावेद ने बेमुरब्बती से जवाब दिया तो सबा का दिल डूबने लगा। रियाज मजीद और रुकैया बानो ने हैरत से देखा। जावेद ये क्या मजाक है? रशीद अनवर ने से घूरा। भाई ले जाएं आप सबा को अपने साथ, जितने दिन चाहे मक्के में सबा रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं, मगर वापस छोड़ने आए तो सबा को गाड़ी में छोड़कर जाइएगा। देखें ना, ऐसी हालत में मोटरसाइकिल पर बैठना खतरे से खाली नहीं, और हाँ गाड़ी यहीं छोड़ जाइएगा। सबा को डॉक्टर के पास भी तो लाना ले जाना होता है, गाड़ी में आराम से आया जाया करेगी। नुसरत अरा ने बड़ी खूबसूरती से अपनी गाड़ी देने की फरमाइश इन तक पहुँचाते हुए कहा तो सबा शर्मिंदा होकर नजर चुरा के। और रियाज मजीद और रुकैया बानो ने एक दूसरे की हैरत बेबसी और दुख से देखा। रियाज मजीद डुब के मर जावे, ये अपनी गंदी भैन नहीं पहचान सके। ठीक है फिरोज़, अपनी गाड़ी में सबा को छोड़ जाएगा और सबा को जब डॉक्टर के पास जाना हुआ करेगा तो आप ही हमें फ़ोन कर दिया कीजिएगा, फिरोज़ को गाड़ी लेकर आ जाएगा। रुकैया बानो ने कहा तो बेहिसी से बोली, हम दूसरों की गाड़ी के मोहताज बनकर क्यों रहे? सबा को आप नए मॉडल की कार खरीद कर दें, इसी को आराम होगा। ले जाएं इसे अपने घर, और वापस लाने से पहले गाड़ी ज़रूर खरीद लीजिएगा, वरना अपनी बेटी को अपने घर में रखिएगा हमेशा के लिए। वैसे भी मेरे जावेद को भी बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की ख्वाहिश नहीं है। जो बच्चा पैदा करने चली है वही से पालने के असबाब भी खुद करे तो अच्छा होगा। ये क्या बकवास है नुसरत आरा? रशीद अनवर गुस्से से बोले। आप बीच में मत बोले, पहले भी मैंने आपकी वजह से गाड़ी की बात गोल कर दी, अब तो मैं गाड़ी के बगैर सबा को इस घर में घुसने भी नहीं दूंगी। नुसरत रानी ने डपट कर तेज लहजे में कहा, कैसी लालची औरत हो तुम? सबा तुम्हारी सगी भतीजी है, खून है तुम्हारा, तुम्हें रिश्तों का कोई एहसास और पास नहीं। लोग सुनेंगे तो थू थू करेंगे तुम पर। रशीद अनवर ने गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं, एक ही बेटा है मेरा, मैं इसकी खुशी और अपने अरमान पूरे क्यों ना करूँ? अम्मी ठीक कह रही है अबू, जावेद ने भी माँ की हमायत में कहा। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखना, मेरी सबब तेरे हवाले मालिक। बेगैरत लोग।
रियाज मजीद दिल पर हाथ रखे शदीद तकलीफ के एहसास लिए अटक अटक कर बोले, वहीं ढेर हो गए। अब्बू! सबा की चीख पूरे घर में गूंजी थी। बेहिस औरत, मार दिया अपने भाई को। रशीद अनवर ने रियाज मजीद की नब्ज़ और दिल की धड़कन साथ महसूस करके गुस्से से नुसरत अरा को कहा। रुकैया बानो को तो सख्ता हो गया। जावेद और नुसरत अरा कदर शर्मिंदा से खड़े थे। रशीद अनवर ने फ़िरोज़ अली को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह किया। डॉक्टर को बुलाया, जिसने रियाज मजीद की हार्ट फेल हो जाने की तस्दीक कर दी। रियाज लॉज में क़यामत बरपा थी। रुकैया बानो बड़ी मुश्किल से होश में आई तो अपने सुहाग के उजड़ने का मातम करते हुए हर किसी को अश्क पार कर रही थी। सबा की हालत अलग गैर थी। फ़िरोज़ अली खुद को बमुश्किल संभाल पा रहा था। नाजिश और इनके वालिदैन इन्हें तसल्ली दिलाने में खुद भी हलकान हो रहे थे। नुसरत अरा दुनिया दिखावे कुछ जनाजे का मैयत का आखिरी दीदार करने तो आगे, लेकिन सभी ने नफरत भरी नज़रों से देखकर मुंह फेर लिया। जनाजा उठते ही नुसरत अरा भी उठकर अपने घर चली गई। फ़िरोज़ अली तो जावेद की सूरत देखने की भी रवादार नहीं था। इसके लालच और खुदगर्जी ने इनके बाप को मौत के मुंह में धकेला था। वो इसे कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। लानती थे तेरा बाप सी, दिमागो पैदल, सारा कुछ सुन दे। देखते आँखों देखी मक्खी नगल रहा है। एक बंदा जो एक दफ़ा डिमांड कर सकता वो बाद में नहीं कर सकता। लालची लोगों में बेटी दे दी तो फिर ही खुश होना सी। रियाज मजीद का चहलम भी हो गया। सबा अभी तक मैके में थी। चहलम के अगले रोज़ रशीद अनवर जावेद सबा को लेने के लिए आए तो फ़िरोज़ अली ने इसे इनके साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया। मेरी बहन आपके लालची खुदगर्ज बेटे के घर में रहने नहीं जाएगी, और जावेद को ना तो बीवी की चाह और ना बच्चे की, और गाड़ी हम दे नहीं सकते, तो ये किसके लिए लेने आया सबा को? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ फ़िरोज़ भाई मुझे एक मौका दें, आइंदा आपको या सबा को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। जावेद ने निदामत अमेज़ लहजे में कहा। अब वो वाकई शर्म से आता ये बन रहा था। फ़िरोज़ का एतबार नहीं था इस पर। तुमने और फुप्पो ने मेरे बाप को कब्र में पहुंचा दिया, मेरी बहन को मारना चाहते हो? वो फूलों जैसी नाजुक लड़की तुम माँ बेटे के जुल्म बर्दाश्त करती रही, हमसे एक लफ्ज़ नहीं कहा। हाँ, अब तुम फिर से इसे टॉर्चर करने के लिए ले जाना चाहते हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फ़िरोज़ अली ने गुस्से से कहा। फ़िरोज़ बेटा, ये वाकई अपने रवैये पर नादिम है। बेटा मेरी ज़मानत पर इसे एक मौका दो। भाभी जी आप ही कुछ समझाएं ना फ़िरोज़ मियाँ, कोई रिश्ते इतने नाजुक तो नहीं होते कि ज़रा सी ठेस पहुँचने पर टूट जाए। रशीद अनवर ने फ़िरोज़ अली रुकैया बानो को देखते हुए कहा, ज़रा सी ठेस? फुप्पा जान, मेरे बाप की मौत वाक़या हुई है आपके बेटे और बीवी की बेहिसी की बदौलत। आप इसे ज़रा सी ठेस कह रहे हैं? मैं और मेरी बहन यतीम हो गए, हमारी माँ बेवा हो गई, और आप कह रहे हैं ज़रा सी ठेस? फ़िरोज़ अली गुस्से और तलखी से तेज़ लहजे में बोले तो शर्म से ज़मीन में गड़ गए। डुब के मार जो, लानती हो बगैर तो। मैंने कहा ना मैं शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज़ सबा को मेरे साथ भेज दें। जावेद ने हिम्मत करके कहा। हरगिज़ नहीं। फ़िरोज़ अली गुस्से से बोले। फ़िरोज़ बेटा बस अब मुझे बात करने दो। रुकैया बानो ने इन्हें देखते हुए कहा। अम्मी बस बेटा, सबा से को अपना सामान पैक कर ले। अपने रवैये पर नादिम है तो हमें भी बात नहीं बढ़ानी चाहिए, और फिर हम भी बेटी वाले हैं। बेटी वालों को तो बहुत सी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करना पड़ती हैं। हमारी बेटी माँ बनने वाली, इसे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तवज्जो, आराम और सुकून की ज़रूरत है जो इसे शौहर के घर में मिल सकता है। और जावेद मियाँ, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो मुझे दे दीजिएगा, मैं पाल लूँगी अपनी बेटी का बच्चा। रुकैया बानो ने फ़िरोज़ अली से बात करने के बाद जावेद को मुखातिब करके कहा। मामी मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने बच्चे की हर जिम्मेदारी बखुशी पूरी करूँगा, आपको शिकायत नहीं होगी। जावेद ने यकीन दिलाना चाहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, सबा को भेज देती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, नुसरत अरा से कहना कि मैं शौहर की मौत का गम तो झेल ही रही हूँ, मगर अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो इसके लिए मैंने कभी माफ़ नहीं करूँगी। रुकैया बानो ने संजीदगी से कहा तो वो सर हिला कर रह गया। इस तरह और यूँ सबा फिर से रशीद हाउस आ गई। नुसरत अरानी से देखते तंजिया लहजे में कहा, आ गई बहू रानी? अरे मुझे तो पूरा यकीन था कि रुकैया बानो बेटी को ससुराल भेजने के लिए बेचैन होंगी। तुम गए इनकी लाडली को लेना और इन्होंने फ़ौरन भेज दिया। जाहिर है शादीशुदा बेटी को मैके कौन बिठाता है? तलाक का खौफ हर जुल्म ज़्यादती भुला देता है और बेटी वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। फिर सबा तो माँ भी बनने वाली है, इसे इसके मैके वालों क्यों रखने लगे अपने पास? अम्मी प्लीज़ बस करें, मामू की मौत से कुछ सबक सीख लें। जावेद ने गुस्से से कहा तो रशीद अनवर ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ को तो मेरी और तुम्हारी मौत से ही सबक सिखाएगी। अल्लाह ना करे, कैसी मनहूस बात कही तुमने? नुसरत अरा ने डर कर कहा तो वो तन से मुस्कुरा कर बोले, अपने पर बात आई तो मनहूस लगी है ना? ज़रा रुकैया भाभी के गम को महसूस करो, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा मौत का गम क्या होता है। अच्छा, बड़ी हमदर्दी हो रही रुकैया भाभी से, तो जाओ इनकी इद्दत पूरी होती इनके साथ अपने 2 बोल पढ़वा लो। नुसरत अरा ने तलखी से कहा तो सबार जावेद शर्म से गुस्से से सुर्ख होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। लाख लानत तेरे थे, ला हौला वला को। जावेद अनवर ने गुस्से से घर से बाहर निकल गए। तो शुरू तो इन्हें जुत्ते दी नौक तरह ना इन्हू चंडा मारदा तो फिर इस औरत ने सीधी रहना सी। तो ही सारा कसूर ही जावेद अनवर का है, जावेद नहीं है रशीद अनवर का। जावेद का रवैया तो सबा के साथ अब ठीक हो गया था, मगर नुसरत हर वक्त इसे डांटती ताने देती रहती। वो घर के काम भी करती, ने खुश रखने की मुमकिन कोशिश करती, मगर वो खुश होने वाली नहीं थी। सबा हर वक्त डरी सहमी सी रहती। जावेद सुबह का गया, रात को शाम को घर लौटता और नुसरत तरह से सबा के खिलाफ भड़काती रहती। वो खामोशी से इनकी जली कुटी बातें सुनता, कमरे में आकर सबा से कुछ नहीं कहता, बस इसकी तबीयत का पूछ कर कपड़े बदलता, सोने के लिए लेट जाता। अजीब सी दूरी इनके दरमियान हायल थी। नुसरत इन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। जावेद सबा को इसके मैके और चेकअप के लिए डॉक्टर के पास बाकायदगी से ले जा रहा था। डिलीवरी से 1 माह पहले सबा को इसके मैके छोड़ के, क्योंकि नुसरत अरा का रवैया सबा के साथ दिन ब दिन तलख होता जा रहा था। वो इनकी खिदमतें कर करके कमज़ोर हो रही थी। वो फिर भी से खुश नहीं थी। मैके जाते वक्त नुसरत अरा ने सबा से कहा, बेटा पैदा हो तो इस घर में कदम रखना, पड़ना वही रहना अपने मैके, तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। और सबा ने परेशान होकर जावेद को देखा। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इत्मीनान से मैके जाओ।
जावेद ने इसका हाथ थाम कर नरमी से दबाते हुए तसल्ली दी तो वो कुछ मुतमिन होगी। फिर वो दिन भी आ गया जब इसने एक नई ज़िंदगी जन्म दी। वो एक खूबसूरत और सेहतमंद बेटे की माँ बनकर बहुत खुश थी कि नुसरत आरामी से अपने घर आने से नहीं रोक सकेंगी। इसके मायके वाले सभी बहुत खुश थे। जावेद भी खुश था, बार बार बच्चे को प्यार कर रहा था। नुसरत और रशीद अनवर भी अस्पताल आए अपने पोते को देखने। नुसरत ने पोते को प्यार किया, 500 का नोट इसके हाथ की मुट्ठी में दबा दिया। शीला नहाकर घर आओ तो सास नंदों के लिए एक सूट सोने का सेट लाना, मत भूलना। मेरे लिए 2 कड़े और 3 जोड़े कपड़ों के लाजमी होने चाहिए। नंदों के शौहर और बच्चों के कपड़े लैदा होंगे। अपने ससुर के लिए भी सूट और चादर लाना। और हाँ, जावेद को सोने की अंगूठी के साथ 5 जोड़े कपड़ों के और जूते वगैरह भी होने चाहिए। सुन रही हो ना बहू रानी? नुसरत ने सबा को देखते हुए कहा। तू किन्ना के लेके आई सी चवल औरतें? जी, वो बेचारी हैरान परेशान से इनकी सूरत देखते हुए बोली। तो जावेद ने सबा की परेशानी भाम कर इनसे कहा, अम्मी क्या हो गया आपको? सबा दोबारा जहेज लेकर ससुराल जाएगी क्या? इतना से बहुत कुछ तो मामू ने पहले दे दिया, अब सबा कुछ नहीं लाएगी मैके से। बरखुरदार, ये पुराने रस्म और रवाज है, सब देते अपनी बेटी को चुच्चक के नाम से। तुम्हारी बीवी को नया काम नहीं करेगी? आखिर मुझे खानदान और बेटी को ससुराल में मुंह भी दिखाना। वो लोग क्या कहेंगे? बहू रानी चुच्चक के नाम पर बच्चे की 4 बिछोनी और 6 लंगोट लेकर आई और बस मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी, समझे तुम? नुसरत ने स्पार्ट लहजे में कहा, आप अगर इतनी नाक वाली होती तो ये सब ना मांगती। जावेद ने तलखी से कहा, ए लो, तुम्हें भी जुबान लग गई? बीवी ने माँ के खिलाफ कान भर दिए ना, आखिर बन गए ना जोरी के गुलाम। अगर कान खोल कर सुन लो, अब की बार मैं कोई रायत नहीं दूंगी। मेरी बला से कोई मरे या जिए, मुझे इस बार तमाम चीज़ें चाहिए, तो पुरानी रस्में। नुसरत ने बेटे को घूरते हुए लहजे में कहा। नाजिश भाभी खामोशी से बैठी इनकी बातें सुन रही थी, इनकी अक्ल हवस पर मातम कर रही थी। इन्हें अफसोस हो रहा था कि सबा जैसी प्यारी लड़की ना कदरे और लालची रिश्तेदारों में ब्याहेगी और मुसीबत में मुब्तला होकर रहेगी। तुसी गौर करो ना अपने आंदे विच सब खुद साख्ता और फजूल रस्में। ये नुसरत क्यों तुम सबा को परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती हो? चैन से जी लेने दो इस मासूम बच्ची को। रशीद अनवर ने तासुब से देखते हुए कहा, आपको तो मौका चाहिए अपनी तकरीर झाड़ने का। मैंने जो कहना था कह दिया, चले यहाँ से, बहू के हमाई थी। नुसरत ने गुस्से से उठते हुए कहा तो वो भी उठकर इनके साथ ही कमरे से चले गए। यही सारा कसूर ये आदमी का। अगर इसने शुरू से बीवी को खींच के रखा होता तो ये आज दिन ना देखने पड़ते। खुद तो सारी ज़िंदगी जलील हुआ, अब आगे बहू और बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद करती। और इसकी अपनी बेटियों के साथ भी ये हो ना, फिर इसको स्वाद आए। 2 दिन बाद सब अस्पताल से रियाज लॉज आ गई। महविश और महरोज नन्हे से सुर्ख और सफ़ेद गुपलू से बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। रशीद अमर ने नौमलूद का नाम दानियाल तजवीज़ किया, जो सबने बखुशी कबूल कर लिया। नुसरत रियाज मजीद की मौत के बाद से अब तक रियाज लॉज नहीं आई थी। रुकैया बानो इसी बात पर खुश थी कि दामाद ने इनकी बेटी के साथ अपना रवैया और सलूक बेहतर कर लिया था। सबा, मेरी तरफ से ये तोहफ़ा कबूल करो। दानियाल की पैदाइश की खुशी मैंने रशीद हाउस, जो कि अब्बू ने मेरे नाम कर दिया था, अब मैंने तुम्हारे नाम कानूनी तौर पर कर दिया। अब वो घर तुम्हारा, तुम्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा। जावेद ने इसे एक बड़ा खाकी लिफाफा देते हुए नरमी से कहा, घर आपके नाम हो या मेरे नाम, बात तो एक ही है। और फिर आपने बाकायदा मेरे नाम क्यों लिख दिया? सबा ने हैरत और मसरत से इसका चेहरा देखते हुए पूछा। बस मेरा दिल चाहा, मैंने ऐसा कर दिया। सबा, मैं जानता और मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत ज़्यादती किया तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई सुख कोई खुशी नहीं दे सका, इसलिए मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। मैं तुमसे की गई हर ज़्यादती का अज़ाला करूँगा इंशाअल्लाह। जावेद ने इसका हाथ थाम कर खुलूस से दिल से कहा तो वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू जावेद। जावेद, आप दानियाल की पैदाइश पर खुश हैं ना? मेरा मतलब आपको बच्चों की ख्वाहिश नहीं थी ना? यार मुझे शर्मिंदा मत करो, वो तो अम्मी की बातों में आ गया, वरना बाप बनना तो खुशकिस्मती की बात है। बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ सबा। जावेद ने दिल से इकरार किया। बस अल्लाह का शुक्र, वो हल्की फुल्की होकर मुस्कुरा दी। चल अभी जवेद चंगा हो गया तो हूँ जवेद जान का टाइम आ गया। अच्छा, शाम को तैयार है ना? मैं एक दोस्त की गाड़ी लाऊंगा, फिर आपको अपने बेटे को रुखसत करा के घर ले जाऊंगा। 2.5 माह से मेरा बेडरूम तुम्हारे दीदार को तरस रहा है। तुम्हारी कमी महसूस होती है, दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। वो इसे चाहत से देखते बोला, वाकई यकीन करो सब, आपकी बार तुम्हारे सारे खदशे खौफ ख़त्म कर दूंगा। बस मुझे ये यकीन दिला दो कि तुमने मेरी हर ज़्यादती, हर बेरुखी और बेहिसी के लिए माफ़ कर दिया। जावेद ने इसका हाथ थामते हुए बोला, यकीन कीजिए जावेद, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सबा ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, थैंक यू सबा, मैं शाम को आऊँगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जावेद दानियाल को प्यार करने के बाद वहाँ से चला गया। सबा खुशी से खिल सी गई और शाम तक का इंतज़ार अब तक अभी लग रहा था कि पहली बार इसके शौहर ने इसे अपनी मोहब्बत और अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत का एहसास दिलाया था। अपना कुला सासा अपना 10 मरले का मकान तक इसके नाम लिखकर गिफ्ट कर दिया। इसे ज़िंदगी आसान होती महसूस हो रही थी। अभी शाम होने में काफ़ी वक्त था और शाम से पहले इसकी खुशियों की शाम हो गई। जावेद की मौत की इत्तला ने इसके हिसाब शल करके रख दिया। इसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। इसकी मोटरसाइकिल को एक ट्रक की टक्कर ने बहुत दूर तक उछाला और जावेद जख्मों की ताब लाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ओए होए, मैं क्या ना जावेद सुधर गया तो हुन दिन घट गए। सबा कोई संतोनाक खबर ने हिला कर रख दिया। प्यार का रिश्ता भी जावेद से जुड़ने भी ना पाया था कि अपने तमाम वाद और मोहब्बतों समेत मनो मट्टी तले जा सोया। सबा जानती थी कि इसे माँ की तरबियत और आदत ने मनफी सोच और रवैये का मालिक बना दिया, मगर अब तो वो इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा था। अपनी ज़्यादती की माफ़ी मांगकर कैसे सुकून से दुनिया से पर्दा कर गया था। रुकैया बानो इकलौती जवान बेटी की बेवगी से टूट कर रह गई। नुसरत और रशीद अनवर का बुरा हाल था। जावेद की बहनें इकलौते भाई की मौत पर तड़प तड़प कर रो रही थी। सबा रशीद हाउस पहुंची तो नुसरत ने से कोसने देने शुरू कर दिए।
आ गई डाइन, मेरे बेटे को खा गई। हाय मेरा लाल, मेरा इकलौता बेटा था, मेरा जावेद इस मनहूस की नहुसत की नज़र हो गया। अब तो यहाँ क्या लेने आई? दफ़ा हो जाए यहाँ से। मर गया वो जिसके नाम से जुड़ के तो इस घर में आई थी। दफ़ा हो यहाँ से डाइन, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है। सबा ने रोते हुए जवाब दिया। खानदान भर की औरतें से गले लगाकर तसल्ली दिलासा देने लगी। नुसरत अला को समझाने लगी जो पागलों की तरह अपने बाल नोच रही थी, रो रही थी। जावेद चला गया तो हमेशा के लिए इसे अपने 1.5 माह के बच्चे को तड़पता छोड़ गया था। रात को जब अपने और जावेद के मुश्तरका बेडरूम में जाने लगी तो नुसरत अला ने इसका बाजू पकड़ के जोर से खींच और परे धकेल दिया। तो यहाँ कहाँ जा रही है मनहूस? ये मेरे बेटे का कमरा, कोई हक नहीं तेरा इस कमरे पर। क्यों हक नहीं है मेरा इस कमरे पर? मैं जावेद की बेवा हूँ, मेरा इस कमरे पर नहीं, इस घर पर भी पूरा हक है फुप्पो। रोती हुई बोली तो रशीद अनवर ने नुसरत अला के पास आकर दिलगी लहजे में कहा, सबा ठीक कह रही है नुसरत बेगम, इस घर पर इसका पूरा हक है। जावेद की जायदाद ये घर ही है और ये घर जावेद की बेवा का हक है। कुछ नहीं दूंगी मैं इसे, इससे कहो कि यहाँ से चली जाए। ये मेरे इकलौते बेटे की मौत की जिम्मेदार है। नुसरत अला ने रोते चीखते हुए हज़ियानी अंदाज में कहा, अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो नुसरत बेगम। तुमने जो कुछ अपने भाई और भतीजी के साथ किया ना, तुम्हारा वही किया धरा तुम्हारे सामने आ गया। मेरा इकलौता बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बाजू, मेरा सहारा, तुम्हारी लालची तबीयत और खुदगर्जी, बेहिसी और सफाकी की वजह से आज मुझसे जुदा हुआ है। तुमने कुदरत के गज़ब को खुद दावत दी है। तुम हो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार। तुम कातिल हो सबा के सुहाग की और दानियाल के बाप की। सुना तुमने? रशीद अनवर ने रोते हुए गुस्से से लरसते लहजे में कहा और वहाँ से चले गए। नुसरत अला दानियाल के नाम पर चौंक सी गई, सबा पर झपट पड़ी। दानियाल, दानियाल, मेरे जावेद का बेटा कहाँ है? दानियाल बोलो, मेरे जावेद का बेटा मुझे वापस करो। वो मेरा बेटा, एक डाइन का बेटा, एक मनहूस का बच्चा। आप इसे लेकर क्या करेंगी? मैं अपना बच्चा आपको नहीं दूंगी, सबा ने रोते हुए कहा। रुकैया बानो से नुसरत अला के शिकंजे से छुड़ाकर लेगी जावेद के बेडरूम में और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। दानियाल रियाज लाज में ही था। नाजिश भाभी वापस चली गई थी, वहीं से संभालने का यकीन दिला गई थी। यहाँ गमज़दा जारहाना माहौल में सबा दानियाल को संभाल भी नहीं सकती थी। सबा बेटा, मुझे नहीं लगता कि नुसरत तुम्हें यहाँ ज़्यादा दिन टिकने देगी। ये तो तुम्हें इद्दत भी पूरी नहीं करने देगी। तुम यहाँ से अपना ज़रूरी सामान समेट लो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। रुकैया बानो ने पुरगम लहजे में कहा तो वो रोते हुए पूछने लगी, अम्मी, जावेद ने मुझे घर गिफ्ट किया था, क्या मैं घर छोड़कर चली जाऊँ? तुम नहीं छोड़ोगी तो नुसरत अला तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर देगी। वो तो तुम्हें भी घर से निकाल रही थी। सबने नुसरत अला का तुम्हारे साथ सलूक देख ही लिया। बस कल वापस चलना, तुम्हें मजीद इस जहन्नम में नहीं रहने दूंगी। रुकैया बानो ने इसे अपने सीने से लगाकर कहा तो बिलक बिलक कर रोने लगी, मगर नुसरत अला के बैन और सबा के कोसने भी जारी थे। मिलाकर रुकैया बानो का ज़बत और सबर जवाब देकर गुस्से से गोया हुई, नुसरत अला बस करो, तुम्हारे किए के साथ तुम्हारे बेटे को मिली है। मेरी बेटी भरी जवानी में बेवा होगी, नवासा यतीम हो गया। तुम्हें कोई परवाह नहीं थी ना कि कोई जिए या मरे, तो अब किसके लिए बैन कर रही हो? क्यों आंसू बहा रही हो? मेरी बेटी का सुहाग उचाड़ कर भी तुम्हारे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी? बहुत लालच किया था ना तुमने, गाड़ी चाहिए थी ना तुम्हें, जिसकी खातिर तुमने मेरी बेटी, मासूम बेटी का जीना हराम कर दिया था। देख लिया अपनी इस बेहिसी का नतीजा। तुम्हें गाड़ी तो फिर भी ना मिल सकी, लेकिन तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी की गाड़ी हमेशा के लिए रुक गई, बंद हो गई। और यही तुम्हारी सज़ा है कि अब तुम सारी ज़िंदगी अपने इकलौते बेटे की अब्दी जुदाई के गम में मातम करती रहो। मर गया जावेद, अब कैसे करोगी इसकी दूसरी शादी? ऐसी लड़की जो कार कोठी जहेज में लेकर आएगी। बोलो, अब किसके सर पर सेहरा सजाओगी? मर गया वो प्यारा सा बच्चा जिसकी तुमने कदर नहीं की। बकवास बंद करो, नुसरत अला गुस्से से चिल्लाई। निकल जाओ मेरे घर से, ले जाओ अपनी मनहूस बेटी को मेरे घर से। मैं अपने पोते को खुद आकर छीन लूंगी, नहीं रहने दूंगी तुम्हारे साथ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नुसरत अला ने सबा को बाकायदा धक्के देकर दरवाजे की जानिब धकेला। वो गिरते गिरते बची रशीद अनवर ने से संभाले। पुप्पा जान, सबा इनके सीने से लिपट कर रो पड़ी। बेटा, सबा बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस घर में वो मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं दिलवा सका जो तुम्हारा हक था। मोहब्बत इज़्ज़त तैनू नहीं को दिला भी सकी, तो किसी और की दवानी सी। तो अपनी माँ के घर चली जाओ, ये औरत अपने हवास में नहीं, ये तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। बच्चा भी तुम्हारे लिए तड़प रहा होगा। दानियाल को तुम्हारी अशद ज़रूरत है, तुम जाओ इसके पास। मैं तुम्हारी पप्पो को समझाने की कोशिश करूँगा, बस हौसला रखो, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। रशीद अनवर ने भीगती आवाज़ में कहा और इसके सर पर हाथ फेरते हुए नरमी से खुद से लहदा करके इसके आंसू साफ किए। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है रशीद अनवर, मैं इस मनहूस को अपने घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। नुसरत अला ने इनकी बातें सुनकर गुस्से से हाँफते हुए कहा, मत करे बर्दाश्त, हमारे घर में सबा के लिए बहुत जगह, हम पर न भारी है ये, न भारी है ना इसका बेटा। चलो सबा, लानत भेजो इस घर पर। फेरोज अली ने गुस्से से इन्हें देखते हुए और सबा का हाथ पकड़ लिया। भाईजान, ये घर जावेद ने मुझे गिफ्ट किया, मेरा नाम लिख दिया। सबा ने रोते हुए बताया तो नुसरत अला को बड़े जोर का झटका लगा। क्या कहा? ये घर जावेद ने तुम्हारे नाम लिख दिया? झूठी मक्कार, शौहर के मरते इसकी जायदाद पर काबिज होगी। मैं तुझे रहने दूंगी तो घर तेरा रहेगा ना? नुसरत अला ने सबा पर दो हत्थर मारते हुए गुस्से से कहा, शौहर की जायदाद पर बेवा का ही हक होता है। जावेद ने तो अपनी ज़िंदगी में एक घर अपनी बीवी के नाम लिख दिया था। सबा चाहे तो आपको खड़े खड़े इस घर से बेदखल कर सकती है। आप क्या सबा को इस घर से निकालेंगी? सबा कानूनी इख्तियार हासिल है, इस घर की मलकियत के कागजात सबा के नाम पास मौजूद है। ना तो आप सबा से घर इस तरह चीख चिल्लाकर ताने और इल्ज़ाम लगाकर छीन सकती हैं, और ना ही इसका बेटा। इसे छीनने का कानूनी हक आपको मिल सकता है। इतने बड़े साने से भी आपको सबक नहीं मिला। आप क्या चाहती हैं कि इस घर की कानूनी वारिस सबा जावेद आपको इस घर से निकल जाने का हुक्म दे दे? ज़रा सोचिए पप्पा जान, अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कहाँ जाएंगे? पप्पो जान, फ़रोज़ अली ने संजीदा स्पाट और तेज़ लहजे में कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नुसरत अला ने सटपटा कर कहा, नहीं, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ, मगर शायद आपकी आंखों पर पट्टी बंदी है जो अपनी असल शक्ल आपको इस आईने में नज़र नहीं आ रही। चलो बेटा, सबा अपना सामान उठाओ।
फिरोज अली ने जवाब दिया। सबा का हाथ पकड़ कर रुकैया बानो को साथ लेकर वहाँ से चले गए। नुसरत अरा हक्का बक्का खड़ी रह गई। अब तो समझ जाओ, सुधर जाओ नुसरत अरा बेगम। रशीद अनवर की आवाज़ इसकी समातों में टकराई। अम्मी सही तो कह रहे थे मामी लोग, क्या मिला आपको लालच करके? सबा और मामू जान पर जुल्म करके अपना इकलौता जवान बेटा गवा दिया हमेशा के लिए। नुसरत अरा की बड़ी बेटी अस्मत अरा रोते हुए बोली, अम्मी सबा को दुखी करके आपने सारी ज़िंदगी के लिए अपना दामन दुखों से भर लिया। ख़त्म कर दिया अपनी नफरत और लालच का खेल जिसमें आपका बेटा अपनी ज़िंदगी हार गया। सबा से माफ़ी मांग ले। अगर इसने सचमुच आपको इस घर से निकल जाने का अदालती नोटिस भिजवा लिया तो फिर आप क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? छोटी बेटी रिफ़त अरा ने संजीदगी और रंजीदगी से समझाते हुए सवाल किया तो वो गुमसुम सी, हैरान परेशान और कदरे परेशान सी इन सब चीज़ों को चेहरों को तकती हुई अपने कमरे में चली गई। सबा को सब घर वालों ने अपनी मोहब्बत अपने साथ का यकीन दिलाकर काफ़ी हद तक संभाल लिया। खानदान और मोहल्ले वालियाँ सबा से शौहर की मौत पर ताज़ियत करने के लिए आई तो इसे तरस खाती और रहम भरी नज़रों से देखती और कुछ तो सारे हालात जानते हुए भी सबा को मनहूस कहने से भी न झिझकी। नुसरत अरा की बहन जितवत अरा ने सबके सामने कहा, सबा तो है ही मनहूस, पहले माँ का सुहाग उजाड़ दिया फिर अपनी सुहाग मौत की वादी में धकेल दिया। उम्र देखो इसकी, उसकी नहूसत देखो कितनी ज़्यादा। तोबा तोबा, नुसरत का तो एक ही बेटा था, इसे भी इस लड़की की नहूसत खा गई। तेरी नहूसत तेरी औलाद ना खाई में। और सब अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोई थी। फिर रुकैया बानो ने, नाजिश भाभी और फिरोज अली ने इसे बहुत मोहब्बत से समझाकर संभाल लिया और इसने भी गम और आंसुओं की चादर उतार फेंकने का फैसला कर लिया। अपने बेटे दानियाल के लिए इसने खुद को मजबूत बना लिया और अपनी तालीम जारी रखने का फैसला कर लिया। फिरोज अली ने इसे यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मादा देकर इसकी बहुत हौसला अफजाई की। वैसे फिर से ज़िंदगी की जानिब लाना चाहते थे। एहसास था कि इन सब ने कम उम्री में इसकी शादी करके वो भी नुसरत अरा के मसाज को जानने के बावजूद इस पर बहुत जुल्म किया। हुण तुहाडे एहसास दा की चार पाना और वो ज़्यादती जुल्म और अजियत भरे फैसले की तलाफ़ी करना चाहते थे। रुकैया बानो ने दानियाल को संभाल लिया था। इनका भी दिल बहल गया था। इसके काम करते इसकी शरारतें देखते हुए वो अपना काम भूल जाती, लेकिन सबा के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में इसका घर बसते हुए देखना चाहती थी, जबकि सबा ने अब शादी न करने का ऐलान कर दिया था। वो एक तजर्बे से बहुत हरासा और परेशान हो चुकी थी। इसने एमएससी केमिस्ट्री में दाखिला ले लिया। बीएससी में इसने साइंस ग्रुप में टॉप किया था। इसकी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई और दानियाल की जानिब मबजूल हो गई थी। ओहो, सबा के लिए कई रिश्ते आए हुए थे। एक तो बच्चे वाला था, 2 कवारे थे, अच्छी जॉब कर रहे थे। सबा को बच्चे के बगैर कबूल करने पर हम आते थे। इनकी सर्च यही थी कि सबा का बच्चा इसके मैके में ही रहे। एक ने सबा को बच्चे समेत कबूल करने की दहानी कराई। अच्छा अमीर शख्स था, रियाज मजीद के दोस्त का भतीजा था। उम्र में सबा से 13 बरस बड़ा था। रुकैया बानो इस रिश्ते को सबा के लिए मुनासिब ख्याल कर रही थी और कबूल करना चाहती थी, लेकिन सबा ने शादी करने से इनकार कर दिया। अम्मी मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे इस शख्स पर एतबार नहीं। मैं अपने बेटे को सौतेले बाप के जुल्म का शिकार नहीं होने देना चाहती। और इसे जानता कौन है? जिन्हें जानते थे इन्होंने तो बहुत अच्छा सलूक किया था ना मेरे साथ, जो आप मुझे अनजान लोगों में ब्याहना चाहती हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब करूँगी। आप पर या भाईजान पर बोझ नहीं बनूंगी, सबा ने संजीदगी से कहा। कैसे बातें कर रही हो सबा, तुम हमारी बहन बेटी हो, बोझ नहीं हो हम पर। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के खराजात उठाने की सलाहियत और अहलियत रखते। दोबारा ऐसी बात मत कहना, फिरोज अली ने बेकरार होकर कहा। सॉरी भाईजान, इट्स ओके, तुम दिल लगा कर पढ़ो, जॉब करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बस तुम खुश रहा करो, मेरे लिए तुम्हारी खुशी बहुत है। मैं शादी किस्मत में होगी तो अपने वक्त पर दोबारा हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जख्म भी हरे, इसलिए इस मौजू को छेड़ना मुनासिब नहीं है। तुम्हारी शादी अब तुम्हारी मर्ज़ी से होगी। तुम्हें जो प्रपोजल मुनासिब लगे, जिससे तुम्हारा दिल मुतमिन हो, हमें बता देना, फिर हम अच्छी तरह देखभाल के बाद कोई फ़ैसला करेंगे, ठीक है ना? फिरोज अली ने इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखकर कहा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। मैं यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो दानियाल को हस्बे मामूल अपना मुंतज़िर पाया। वो 7 माह का हो गया था। सबा इसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। डोरबेल बजी तो दानियाल को उठाए हुए गेट तक आ गई। कौन? जी मैं फ़िरोज़ साहब से मिलना चाहता हूँ। बाहर से एक मर्दाना आवाज़ आई। सबा ने दूरबीन से देखा और घर का छोटा दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। सबा ने अपने सामने ऊँचे लंबे खिली खिली गंदमी रंगत वाले स्याह आंखों में जहानत की चमक लिए क्लीन शेव खूबरू शख्स को हैरानगी से देखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। एहसन कमाल, 5 साल बाद लंदन से लौटा, फ़िरोज़ का दोस्त हूँ, क्या इनसे मुलाकात हो सकती है? एहसन कमाल ने इसके सभी चेहरे को और इसकी बाहों में हमकते प्यारे से दानियाल को देखते हुए अपना तारुफ करवाया। जी भाईजान अक्सर आपका जिक्र करते हैं, तशरीफ़ लाइए। सबा ने संजीदा मगर अपने नरम धीमे लहजे में कहा तो वो अंदर दाखिल हो गए। शुक्रिया। सबा आगे बढ़ी तो उन्होंने पूछा, आप सबा है ना, फ़िरोज़ की बहन? जी हाँ। सबा ने रुक कर इनकी तरफ देखा। और ये प्यारा सा बच्चा यकीनन फ़िरोज़ का बेटा है। वो दानियाल को प्यार करते हुए बोले, जो इन्हें देख कर हंस रहा था। बहुत ही खुशमिजाज बच्चा था। वो अजनबी को देखकर रोने की बजाय हंसने मुस्कुराने लगता तो इसकी मुस्कुराहट, मासूम मुस्कुराहट और हंसी दिल को मोह लेती थी। हाय कोई जाते जाते ना मेरा रूम का दरवाज़ा खोल गया। ठंड आ रही है वहाँ से, लेकिन मैं भी ठीक है, मैं भी नहीं उठना। कोई आएगा तो आवाज़ मार के कहांगी कि दरवाज़ा बंद कर जो। एहसन कमाल को भी दानियाल पर बेख्तियार प्यार आ रहा था। जी नहीं, इनका भांजा है, सबा ने बताया। ओ आई सी। एहसन कमाल को हैरत का झटका लगा। सबा तो इन्हें बहुत गुड़िया सी छोटी सी लड़की दिखाई दे रही थी और ये भी मालूम था कि फ़िरोज़ अली की सिर्फ एक ही बहन है। बचपन में कभी सबा को देखा तो बहुत मासूम सी गुड़िया जैसी थी। तब भी। आप मैरिड हैं? जी मैं बेवा हूँ, दानियाल मेरा बेटा है। माई गॉड, एहसन कमाल बहुत दुख से बोले। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर। आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं भाईजान को भेजती हूँ। मैंने ड्राइंग रूम तक लाते हुए बोली तो उन्हें मुस्कुरा कर इस बात में सर हिला दिया। दानियाल बेटा आओ मेरे पास।
एहसन कमाल ने दानियाल की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो हंसता मुस्कुराता फ़ौरन उनकी बाहों की तरफ लपक गया। बहुत प्यारा बेटा। एहसन कमाल ने दानियाल को गोद में लेकर इसका गाल और माथा चूम लिया। फिरोज़ अली जो अपने कमरे में थे, इन्हें इत्तला करने के बाद वो किचन में चली और एहसन कमाल की खातिर में दर्द का एहतमाम करने लगी। चाय के साथ शामी कबाब, पिज़्ज़ा, केक, बिस्किट और निम्को वगैरह ट्राली में सेट करके वो ड्राइंग रूम में ट्राली लेकर पहुंची तो रुकैया बानो को भी वहाँ मौजूद पाया। वो तीनों से देखते हुए एकदम खामोश हो गए। फिरोज़ अली ने एहसन कमाल को सबा की शादी, नुसरत अना के सलूक से लेकर जावेद की मौत तक की सारी कहानी हरफ हरफ सुनाकर अफसरदा कर दिया था। जाने क्यों सबा को देखकर एहसन के दिल में एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। दानियाल को मुझे दे दीजिए, कि आपको चाय नहीं पीने देगा, सबा ने एहसन कमाल के पास आकर कहा, जो दानियाल को अब तक अपनी गोद में बिठाए हुए थे और वो भी इनके हाथ में मौजूद की चेन और घड़ी से खेल रहा था। खुश हो रहा था। एहसन कमाल ने अपने मोबाइल कैमरे में दानियाल की हंसती मुस्कुराती तस्वीर महफूज कर ली थी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। एहसन कमाल ने दानियाल को प्यार करने के बाद सबा की तरफ बढ़ा दिया। वो इनकी की चेन हाथ में लिए सबा की गोद में आ गया। दानियाल बेटा, ये वापस करें, शाबाश। सबा ने की चेन पर मुश्किल इसके हाथ से छुड़ाकर एहसन कमाल की तरफ बढ़ाई। दानियाल को लेकर वहाँ से बाहर निकल गई। एहसन कमाल रियाज से आने के बाद से बिला इरादा सबा और दानियाल के मुतालिक सोच रहे थे। दानियाल की मासूम हंसी और सबा की आंखों में तैरती नमी ने इसे बेकलो बेकरार कर दिया था। इसे सबा के साथ होने वाली ज़्यादती और इसकी कम उम्री की बेवकी पर बहुत दुख हो रहा था। इस पर रुकैया बानो की बेवकी और सबा के मुस्तकबिल के दिन रात की परेशानी भी अफसुर्दा कर दिया। इसकी समझ में नहीं आया था वो दानियाल और सबा के लिए इस कदर दुखी और मुतफक्र क्यों हो रहा है। वो किसी भी तरह से सबा के दुखों को खुशियों में बदलना चाहता था। क्यों और कैसे, ये वो नहीं जानता था। रियाज लॉज की तरह दीवार और मकीन हैरत की तस्वीर बने हुए थे। आज एक अरसे के बाद नुसरत अना ने अपने मरहूम भाई के घर में कदम रखा था। सबका इसका ख्याल था कि इन्हें अपनी ज़्यादतियों का एहसास होगा और वो इन सबसे खासकर सबा से माफ़ी मांगने आई, लेकिन इन्होंने सबा को देखते हक माना अंदाज में कहा, मेरा पोता और मकान के कागजात मेरे हवाले कर दो। मुझे तुम्हारी मक्कारी का पता चल गया। जावेद को शीशे में उतारकर इसका मकान अपने नाम करा लिया ना तुमने। मुझे वकील ने सब कुछ बता दिया। वापस करो मेरा मकान। मैंने आपको यहाँ आने से पहले ही बता दिया था कि जावेद ने वो घर मेरे नाम कर दिया। आपने शायद मेरी बात को मजाक या झूठ समझ लिया था। सबा ने देखते हुए कहा तो इस वक्त रशीद अनवर ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और नुसरत अना को देखते ही बोले, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ का कोई फसाद मत खड़ा करना, मगर तुम चलिए। क्या कहा है तुमने? सबा से बोलो। अपना हक मांगा है, नुसरत अना ने तेज़ लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा कोई हक नहीं है अब सबा और इसके बेटे पर, और ना ही इस घर पर, समझी? किस मुँह से आई हो यहाँ अपना पोता और मकान मांगे? रशीद अनवर ने गुस्से से कहा तो वो गुस्से से बोली, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ये लोग अगर सीधी तरह मेरा पोता मुझे नहीं देंगे तो मैं अदालत से रुजू करूँगी और सबा पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि अदालत से बच्चे की परवरिश के काबिल न समझते हुए बच्चा इसे छीन कर मुझे दे देगी और आप इस बच्चे की माँ के खिलाफ कर देंगी। इसके दिल में इसकी माँ और ननियान वालों की नफरत भरेंगी फुप्पो जान। फिरोज़ अली ने देखते हुए तलखी से कहा, रुकैया अपने बेटे से कहो मेरे और सबा के मामले मत बोले। क्यों ना बोले? फिरोज़ भाई है सबा का। आपको तो अपने बेटे की मौत ने भी नहीं बदला। न जाने कब अक्ल आएगी आपको। आपकी भी 2 बेटियां, किसी की बेटी को दुख और अजियत देकर आप समझती है कि आपकी बेटियां अपने ससुराल में खुश रह सकेंगी? नाज़िश ने रुकैया बानो के बोलने से पहले ने खरी खरी सुना दी, जब तक इनकी अपनी कोई बेटी मैं क्या कर हमेशा के लिए नहीं बैठेगी, इन्हें अक्ल नहीं आएगी। फिरोज़ अली ने स्पार्ट लहजे में कहा, बकवास बंद करो लड़के, खबरदार जो मेरी बेटियों के मुतालिक कोई बात की हो, जुबान खींच लूँगी तुम्हारी। नुसरत अना ने गुस्से से बोलते हुए फिरोज़ अली को खूनख्वार नज़रों से देखा तो फिरोज़ अली को हंसी आ गई। फिरोज़ बेटा, तुम इस नादान औरत की गलतियों के सज़ा मेरी बेटियों को मिलने की बद्दुआ मत करो। ये तो है ही बेअक्ल और लालची औरत। मैं तुमसे इसकी ज़्यादतियों की माफ़ी मांगता हूँ। रशीद अनवर ने शर्मिंदगी और बेबसी से पुर लहजे में कहा तो वह नरमी से बोला, फुप्पा जान, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बस आपकी दुआएं चाहिए और मुझे अपना पोता और मकान चाहिए। नुसरत अना ने गुस्से से कहा। रुकैया बानो सदमे से गूंग बैठी थी। सबा दानियाल को अपने सीने से लगाए परेशान और हरासा बैठी थी। दानियाल में तो इसकी जान थी, वो इसे खुद से जुदा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आपको दानियाल नहीं मिल सकता और इसे हासिल करने का जो घटिया तरीका आपने बनाया ना, आप इस पर भी अमल नहीं कर सकती। करेंगी तो खुद गिरफ्तार हो जाएंगी। मैंने आपकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली हैं। फिरोज़ अली ने देखते हुए संजीदगी से कहा तो उनका रंग उड़ गया। सुन लिया तुमने? अब इस उम्र में मुझे भी जलील कराओगी, खुद भी रुसवाओगी। पहले क्या कम बातें बनाई हैं ख़ानदान वालों ने तुम्हारे बेहिस और लालची रवैये और सलूक पर? जो कसर रहेगी वह पूरी कर लेना। रशीद अनवर ने गुस्से से नुसरत अना को देखते हुए कहा तो वो बोली, हमारे पास बचा ही क्या बेटा? तो ये डायन निकल गई, अब ये हमारा घर भी हड़प करना चाहती है। मुझे आपका घर, जिस पर जावेद की बेवा और इनके बच्चे का माँ होने के नाते पूरा हक है, बल्कि दानियाल का हक है, नहीं चाहिए नुसरत अना। मैं अपना और अपने बेटे का हक छोड़ती हूँ। मैं एक बेवा यतीम का हक खाने से अगर आपकी रूह को करार आता है, दिल को सुकून मिल सकता है, तो मैं वो मकान जो कानूनी तौर पर मेरे नाम है आपके नाम मुंतकिल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इल्म था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने आपसे वो मकान खाली करने का मुतालबा हक रखते हुए भी नहीं किया। मैं मकान आपके दे रही हूँ, लेकिन आपको इसके बदले में एक तहरीर लिख कर देना होगी। सबा ने संजीदगी से कहा। कैसी तहरीर? यही कि आप मुझसे दानियाल की कस्टडी का मुतालबा कभी नहीं करेंगे और ना ही इसे मुझे से छीनने के हथकंडे इस्तेमाल करेंगी। दानियाल पर आपका कोई हक नहीं होगा जिसे आपने मनहूस करार दे दिया था। इस पर आप अपनी मोहब्बत क्यों कर निछावर कर सकती हैं? फुप्पा जान, दानियाल से जब चाहे मिल सकते हैं, लेकिन आप दानियाल से सिर्फ इसी सूरत में मिल सकेंगे जब आपके दिल में पोते की हकीकी मोहब्बत जन्म लेगी। बोलिए मंजूर है? अगर नहीं तो मैं आपको अदालत की तरफ से अपना मकान खाली करने का नोटिस भी भिजवा दूंगी। फिर आपको ना पोता मिलेगा ना ही मकान। अपना कोई ठिकाना देख लीजिएगा।
सबा ने नहायत संजीदा और पुरअतमाद लहजे में कहा और सबको हैरान करने के साथ साथ नुसरत अना को परेशान कर दिया। एहसन कमाल कुछ देर पहले ही आए थे और उनकी सबकी गुफ्तगू सुनते हुए वही दरवाजे पर रुक गए। सबा की जहानत के कायल हो गए थे वो। ठीक है, मकान के कागजात लाओ। नुसरत अना ने लम्हे भर को सोचकर कहा। रशीद अनवर शर्मिंदगी से सर पकड़ कर गए। भाईजान, आप वकील को फ़ोन करके बुला लें ताकि मामला भी तय हो जाए और दोबारा इन्हें यहाँ आने की जहमत न करनी पड़े। सबा ने फिरोज अली को देखते हुए कहा तो एहसन कमाल बाहर से वापस चले गए। ओके, फिरोज अली ने वकील को फ़ोन कर दिया। तानियाल सो गया था। सबा ने इसे बेड पर लिटा दिया और अलाकर में से मकान की रजिस्ट्री वगैरह का लिफाफा निकाल लिया। जावेद की फ्रेमशुदा तस्वीर इसके बेड के साइड टेबल पर रखी थी। सबा की नज़र तस्वीर पर पड़ी तो इसने हाथ बढ़ाकर तस्वीर उठा ली। सॉरी जावेद, मैं आपका तोहफ़ा कबूल नहीं कर सकती। आपका ये तोहफ़ा मैं आपके वालिदैन को लौटा रही हूँ। मेरे ख्याल में इस तोहफ़े की आपके माँ बाप को ज़्यादा ज़रूरत है और यकीनन आप मेरे इस अमल से खुश होंगे क्योंकि मैंने आपके वालिदैन के सर से छत नहीं छीनी, लेकिन बल्कि इन्हें इसकी छत हमेशा के लिए लौटा रही हूँ। सबा ने जावेद की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखते हुए कहा और जाने की वो तस्वीर लॉकर में रखकर लॉकर बंद कर दिया। सबा, मुझे तुम पर फ़ख्र है गुड़िया। फिरोज अली ने सारी कार्रवाई मुकम्मल होने और नुसरत अना के नाम कागजात मुंतकिल होने के बाद इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखकर कहा, थैंक यू भाईजान। मुन्नो आंखों के साथ मुस्कुरा दी। सबा, मेरी लाडली, तू तो बहुत समझदार होगी। अल्लाह तेरे सारे गम सारे दुख दूर करे, तुझे तक ढेरों खुशियाँ दे। रुकैया बानो इतनी देर बाद अब बोली तो सबा को गले लगा कर रो पड़ी। सबा भी एक बार फिर आप दीदा हो गई थी। कमाल अहमद और ज़मीना कमाल अहमद का ताल्लुक दौलतमंद घराने से था। इनके 3 बच्चे थे। मोहसिन कमाल बड़े बेटे थे, एहसन कमाल छोटे बेटे। इनसे 4 साल छोटी एक बहन थी, तस्मीना। मोहसिन कमाल और तस्मीना की शादी इकट्ठी हुई थी और ख़ानदान में हुई थी। मोहसिन कमाल की बीवी रिहाना कमाल की सगी भतीजी थी। इनके 2 बेटे थे। तस्मीना की शादी ज़मीना कमाल के भतीजे ज़ुबैर सिद्दीकी से हुई। इन दोनों की 2 बेटियां और एक बेटा था। कमाल अहमद ने अपनी जायदाद औलाद में तकसीम कर दी थी। खुद अपनी फैक्ट्री चला रहे थे। मोहसिन कमाल मीना ऑनर थे और एहसन कमाल ने लंदन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आला तलीम हासिल करने के अलावा वहाँ की मारूफ कंपनी में 3 साल मुलाजमत भी की थी और हाल ही में वतन वापस लौटे थे। ज़मीना कमाल अहमद इनके शादी करने की ख्वाहिशमंद थी और इन्हें कई लड़कियां दिखा चुकी थी। इन्हें कोई लड़की दिल की धड़कन में हलचल मचाने वाली लगी नहीं। हालांकि मिसेस ज़मीना कमाल अहमद ने एक से एक अच्छी खूबसूरत पढ़ी लिखी और अमीर लड़की दिखाई थी और कई लड़कियां तो खुद इनसे एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलने के लिए बेताब हो रही थी। मगर एहसन कमाल को जल्दी एहसास हो गया कि इन्हें फूल फूल मंडलाती रंग बिरंगी तितलियाँ अपनी तरफ माइल करने में नाकाम रही हैं, बल्कि वो मासूम सी बात सबा जैसी पाक साफ निखरी निखरी दिलकश और सादा सी सबा रियाज जो एक फरिश्ते जैसे बच्चे की माँ भी थी, बुरी तरह इन्हें घायल कर चुकी थी। इसने अपने बहुत दिन तक अपनी इस कैफियत को छुटलाने की समझने की कोशिश की, लेकिन कहीं ये जज्बा ये एहसास सबा से हमदर्दी तरस या रहम की कोई शक्ल तो नहीं, लेकिन वो हर बार इसी नतीजे पर पहुंचा कि वो सफ़ेद लिबास में मलबूस पाकीज़ा सी लड़की इसके दिल में मोहब्बत की सूरत पर आजमान हो गई है। वो आंखें बंद करता तो सबा की सभी हसीन सुंदर सूरत इसकी बंद आंखों के पर्दों पर आकर ठहर जाती। आंखें खोलता तो इसका मरमरी पैकर अपने पास चलता फिरता खुशबू लुटाता महसूस होता। बिलाकर वो खुद से हार गया। इस छोटी सी लड़की के सामने दिल हार गया और सबा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। इस इरादे में हमदर्दी या रहम नहीं था, बल्कि सच्चा बेरे और पुरखलूस जज्बा मोहब्बत का फरमाना था। इसका दिल सबा के साथ के लिए तड़पने मचलने लगा था। इसे दानियाल की मासूम हंसी और मुस्कुराहट बेकरार करने लगी तो इसने सबा से बात करने का फैसला कर लिया और फिर सबा अपनी माँ का जवाब इसे बहुत जल्द मिल गया। ऐसा जवाब जो इसे दुख से 2 चार किए हुए था। एहसन कमाल यादों के भंवर से निकल आया और बेख्तियाराना अंदाज में सबा से मिलने और दानियाल से खेलने के ख्याल से रियाज लॉज की जानिब चल दिया। सबा के घर के छोटे से लॉन में फूलों पौधों को पानी लगा रही थी। दानियाल करीबी प्राइम में बैठा खिलौनों से खेलने के साथ साथ सबा की बातों की जानिब मुतवज्जा था, हंस रहा था, बोल रहा था। सबा, एहसन कमाल की आवाज़ करीब से आई। इसने मुड़कर देखा। वो स्याह पैंट कोट और बॉटल ग्रीन कलर की शर्ट में मलबूस था और बेहद वजीह मगर अफसुर्दा दिखाई दे रहा था। सबा का दिल बेकरार होने लगा। जाने क्यों, शायद इसे इसके खलूस और इनकी मम्मी के इनकार का अंदाज़ा हो गया था। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। सबा ने पानी का पाइप क्यारी में छोड़कर नल बंद करते हुए पूछा। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी अब भी। चिट्टा हर टाइम ही चिट्टा पाई दी। पता तो मुझे भी नहीं चला सबा कि आप कब और कैसे आई और मेरे दिलो रूह की दुनिया तहबाला करती हुई मेरे वजूद में समा गई। मैं कितना बेबस हो गया। वह अफसुर्दगी सा बोला। आपकी मम्मी ने इनकार कर दिया ना? सबा इसकी हालत से अंदाज़ा लगाते हुए दुख से बोली तो इसने हैरानगी से इसका चेहरा देखा जहाँ मेकअप नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कुदरती हुस्न की दौलत से माला माल थी वो, भला इसे मेकअप की क्या ज़रूरत थी? इकरार तो आपने भी नहीं किया था सबा। मुझे बताइए सबा, मैं क्या करूँ? मैं ना तो अपने दिल को समझा सकता हूँ ना ही अपनी माँ को समझा पा रहा हूँ। ऐसे कैसे जीऊँगा मैं? एहसन कमाल ने बेबसी से भीगते लहजे में कहा तो वो तड़प उठी। आप अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लें। प्यार मैं आपसे करता हूँ, शादी मम्मी की पसंद से कर लूँ? नो नेवर। मैं किसी के साथ झूठी और मुनाफकत भरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सबा, मैं खुद मुख्तार हूँ। मेरी इंग्लैंड में जॉब है, यहाँ फैक्ट्री और घर मेरे नाम है। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको मम्मी की मर्ज़ी के बगैर ब्याह कर ले जा सकता हूँ। वो बाद में जान जाएंगी कि हम इन्हें मना लें, बाद में मान जाएंगी, हम इन्हें मना लेंगे। प्लीज़ आप हाँ कर दें। एहसन कमाल ने मुल्तजी लहजे में कहा।
नहीं एहसन साहब, मैं पहले भी एक माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी की बीवी बनकर ससुराल जा चुकी हूँ। मेरी सगी फुप्पो थी, इन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं। मैंने इन्हें जहेज़ में गाड़ी नहीं दे सकी तो आपको जहेज़ में एक बच्चा भी कबूल करना होगा, जैसे आपकी मम्मी और फैमिली कभी कबूल नहीं करेगी। मैं अपने बच्चे को किसी के जुल्म सितम का निशाना नहीं बनने देना चाहती। आप प्लीज़ ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि मुझ में मज़ीद नफ़रत और बेहिसी बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। मैंने खुद को संभाल लिया, मैं फिर से बिखरना नहीं चाहती। सबा ने अपनी नज़रें झुकाकर धीमेपन से जवाब दिया, मैं आपको बिखरने नहीं दूंगा सबा, बिलीव मी। मैं भी आपको बिखरने नहीं देना चाहती, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे अपनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। सबा ने संजीदगी से कहा और दानियाल की तरफ मतवज्जा होगी। सबा, मम्मी को आपकी अम्मी के पास ज़रूर भेजूंगा। आप हर्ट होंगे और मुझे दुख होगा। मैं नहीं चाहूँगी कि आप माँ बेटे के बीच में वजह तनाज़ा मैं बनूँ। वैसे भी मुझे खुशी के रंग रास नहीं आते। वो संजीदगी से बोली, दानियाल के सर पर हाथ फेरने लगी। एहसन कमाल अपने मोबाइल कैमरे में दोनों की तस्वीर महफूज कर रहा था। सबा को पता भी नहीं था। दैट इज़ वेरी चीप हरकत। हालांकि अभी तो आपकी उम्र रंगों से खेलने की, और आपने ये सफ़ेद रंग पहन लिया, सारे रंगों से मुंह मोड़ लिया। सब आप एक बार हाथ बढ़ाकर तो देखें, आप जान लेंगे कि धनक के साथ रंग आपके मुंतज़िर है। ज़िंदगी के तमाम खूबसूरत रंग आपको खुश आमदीद कहने के लिए बेताब है। प्लीज़ सबा, एक बार मेरा हाथ थाम कर तो देखें प्लीज़। एहसन कमाल ने इसे बेबसी और मोहब्बत से देखते हुए मलतजी लहजे में कहा, आप क्यों मुझे उलझा रहे हैं? वो बेबसी से बोली, मेरे 3 प्रपोजल और भी आए हैं। आपकी मम्मी तो अभी तक बाकायदा रिश्ता लेकर भी नहीं आई। इन्हें भेज दीजिए, मैं इनसे मिलने के बाद ही कोई फैसला करूँगी। और हाँ, पहले आप अपनी अम्मी और भाई भाभी से बात कर लीजिए। वो सबा की बात से खुश होकर बोले, थैंक यू सबा, मैं अभी इन सब से बात करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। वो खुश होकर बोला और दानियाल को गोद में उठाकर प्यार करते हुए अंदर चला गया। वो सबा की आंखें आप ही आप भीगने लगी। अल्लाह मियाँ, मुझे सही फ़ैसला करने की हिम्मत दे, मेरी रहनुमाई फरमा और मेरे हक़ में मेरा फ़ैसला बेहतर फरमाना। मैं इस मुखलिस शख्स को हर्ट नहीं करना चाहती, वो ख़ुद भी हर्ट होने से बचना चाहती हूँ, इसलिए जो करना हमारे हक़ में बेहतर करना। सबा ने भीगी आंखों से अल्लाह से दिल में दुआ मांगी। रुकैया बानो, फ़िरोज़ अली और नाजिश भाभी को एहसन कमाल का सबा से शादी की ख्वाहिश का इजहार करना दिली मसरत से हमकिनार कर गया। इन तीनों को एहसन कमाल बहुत पसंद थे। अब सबा के लिए आए हुए रिश्तों में से इंतखाब आसान हो गया। वो तीनों एहसन कमाल को सबा के लिए मुनासिब ख्याल कर रहे थे। एहसन कमाल ने अपनी मम्मी के इनकार और इसका जवाब भी इन्हें बता दिया। इनसे कुछ भी नहीं छुपाया और इन्हें यकीन दिलाया कि बहुत जल्द अपनी मम्मी को इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लेगा, जिससे वो सब मुतमिन हो गए। जबकि फ़िरोज़ अली ने ये तक कह दी कि दानियाल को अपने पास रखने को तैयार है, वो नाजिश से अपनी औलाद की तरह पालेंगे। बस वो सबा का घर बसावा देखना चाहते थे। सबा को रुकैया बानो और नाजिश भाभी की ज़ुबानी ये बात मालूम हुई तो उसने साफ कह दिया, मैं ऐसे किसी शख्स से शादी नहीं करूँगी जो मेरे बेटे को कबूल नहीं करेगा। सबा, ये तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचा गया, नाजिश भाभी ने कहा। और मेरे बेटे का मुस्तकबिल वो क्या होगा? क्या सोचेगा बड़ा होकर कि मेरी माँ ने अपने बेहतर मुस्तकबिल और खुशियों की खातिर मुझे छोड़ दिया, खुद से जुदा कर दिया? नहीं भाभी, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। अगर आप लोग एहसन कमाल से मेरी शादी करना चाहते तो इन्हें और इनके घर वालों को मेरे बेटे को दिल से कबूल करना होगा, वरना रहने दें, मुझसे किसी से शादी नहीं करनी। सबा ने संजीदा लहजे में अपना फैसला सुना दिया। एक दूसरे को देख कर रह गई। ज़मीना बेगम, ज़िंदगी तो एहसन ने गुजारनी, अगर इसे सबा से मोहब्बत है तो कर दीजिए इसकी शादी सबा से। यतीम और बेवा को सहारा देना तो वैसे भी सवाब का काम है। सबसे बढ़कर ये हमारे बेटे के दिल की ख्वाहिश है। कमाल अहमद नाश्ते की मेज़ पर सबकी मौजूदगी मेरे समझा रहे थे। सवाए ज़मीना बेगम के सभी को एहसन कमाल की पसंद अच्छी लगी थी। लोग क्या कहेंगे, हमें अपने बेटे के लिए बच्चे वाली बेवा ही मिली थी, इसके लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? मैंने क्या कुछ सोचा था इसके लिए, क्या क्या ख्वाब देखे थे इसकी शादी के, और इसने वापस आकर मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ज़मीना बेगम नाराज़ लहजे में बोली, मम्मी अगर ऐसा तो मैं वापस लंदन चला जाता हूँ। एहसन कमाल ने दुखी होकर कहा तो इत्मीनान से बोली, हाँ यही मुनासिब रहेगा। फिलहाल तुम लंदन वापस चले जाओ, कुछ दिन बाहर होगे तो तुम्हारे सर से सबा की मोहब्बत का भूत भी उतर जाएगा। तुम मान क्यों नहीं लेती एहसन की बात? कमाल अहमद ने एहसन कमाल का अफसरदा चेहरा देखकर बीवी से कहा, क्यों, मेरा कोई हक नहीं है एहसन पर? वो तिनक कर बोली, तो क्या एहसन का कोई हक नहीं है तुम पर? बेटा ये तुम्हारा, अपने दिल की बात अपनी पसंद तुमसे नहीं कहेगा तो अपनी फरमाइश तुमसे पूरी कराने की जिंदगी करेगा तो और किससे करेगा? कमाल अहमद ने ज़मीना कमाल को देखते हुए सवाल किया तो वो नजरें चुरा के, मम्मी डैडी ठीक ही तो कह रहे हैं, आप चली जाइए ना सबा के घर। मोहसिन कमाल ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन अगर इन लोगों ने इनकार किया तो एहसन को भी मेरी बात मानना होगी। ज़मीना कमाल अहमद ने संजीदगी से पुरसोच अंदाज में कहा तो एहसन कमाल खुश होकर बोले, मम्मी वो लोग इनकार नहीं करेंगे। जाहिर है वो क्यों इनकार करेंगे, इनकी बेवा यतीम बच्चे वाली बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिला, इन्हें और क्या चाहिए? ज़मीना कमाल अहमद ने तंजिया लहजे में कहा। फिर वही मुर्गे की एक टांग। कमाल अहमद ने उस्ताद से ने देखा तो कहकर वहाँ से उठ गई। घर में सिर्फ नाजिश और सबा मौजूद थी। फ़िरोज़ अली और रुकैया बानो तीनों बच्चों को करीबी पार्क में सैर कराने के लिए ले गए थे। सबा गेट बंद करने के लिए जाने लगी तो एक ग्रेसफुल सी खातून जो सब्ज़ रंग की साड़ी में मलबूस थी ड्राइंग रूम में आ गई, दाखिल हुई। मैंने कोई ना कुछ अवल मार के जानी थी माँ ने, मैं मिसेस कमाल अहमद हूँ, एहसन कमाल की मम्मी, मुझे सबा से मिलना है। मिसेस ज़मीना कमाल अहमद ने सबा को देखते अपना तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं ही सबा हूँ। सबा ने घबरा कर कहा, ओ तो तुम हो सबा, मेरा तो ख्याल था कि तुम कोई 25-30 वर्ष की औरत होगी, देखने में तो 18-20 की लगती हो। ज़मीना कमाल अहमद ने इसका सर से पाँव तक गहरी और नाकदराना नज़रों से जायज़ा लेते हुए कहा। नाज़िश इनकी आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए जाने के दरवाजे पर ही रुक कर इनकी बातें सुनने लगी।
आंटी आप बैठ जाइए प्लीज़, सबा ने कदर शर्मिंदगी से कहा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई बल्कि ये देखने आई थी कि आखिर ऐसा क्या है तुम में जो मेरा बेटा तुम पर मर मिटा। माना कि कम उम्र हो, हुस्न की दौलत से माला माल हो, लेकिन ये भी एक तलख हकीकत है कि तुम एक बच्चे की माँ और बेवा हो। वो तंजिया लहजे में बोली। तो मैंने इस हकीकत से कब इनकार किया? वो इनकी बातों से हर्ट हुई थी, बहुत ज़बत से बोली। तुम अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। क्या किया मैंने? सबा के दिल पर छुरियाँ चली थी। इनके जुमले और लहजे की काट से तड़प कर सवाल किया। मेरे समझदार बेटे को अपनी जुल्फ़ों के जाल में फंसा लिया, पूछती हो क्या किया? जिन जुल्फ़ों की बात आप करिए वो जुल्फ़ें तो आज तक आपके बेटे ने देखी तक नहीं। वो ज़बत से बोली। आंखें क्या कम है सुर फूंकने और डबोने के लिए? आप बहुत ज़्यादती करिए आंटी। सबा से शादी की ख्वाहिश सिर्फ आपके बेटे की है। सबा आपके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो पहले इनकार कर चुकी है। आप अपने बेटे को समझाएं, मेरी मासूम बहन का दिल ना दुखाएं अपनी फजूल बातों से। नारिश भाभी का ज़बत जवाब दे गया। वो इसी वक्त अंदर दाखिल होते हुए स्पार्ट लहजे में मुखातिब हुई तो सबा को कुछ हौसला हुआ। और हाँ, मेरे लिए मेरा बेटा ही काफ़ी है, मुझे शादी करनी ही है और आपको अपना बेटा मुबारक हो। सबा ने स्पार्ट लहजे में कहा। तुमने इनकार किया होता तो मुझे राजी करने की कोशिश ना करता। इतना दौलतमंद हैंडसम लड़का देकर तुम जैसों की राल टपक गई होगी कि कर लो काबू। तुम्हें एक बेवार बच्चे की माँ होते हुए मेरे बेटे पर डोरे डालते हुए शर्म नहीं आई? ज़रमीना कमाल ने अहमद ने बेइज्जती करने की इंतहा कर दी। वो दोनों बर्दाश्त की इंतहा पर थी। शुक्र था रुकैया बानो घर पर नहीं थे, वरना वो अपनी इकलौती मासूम बेटी के बारे में ऐसी घटिया बातें सुनकर मरी जाती। और फिरोज अली न जाने क्या कर गुजरते। एहसन कमाल से हमेशा के लिए दोस्ती खत्म कर लेते। सबा तो सदमे से ज़मीन में गड़ गई। बस कीजिए मिसेस कमाल, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। एहसन भाई जैसे अच्छे नफीस और सुलझे हुए शख्स की माँ तो आप कहीं से भी नहीं लग रही। सब आपके बेटे को नहीं फंसा रही। इसके कई प्रपोजल मौजूद है, कोई कमी नहीं है इसमें कि कोई इसे कबूल ना करे, लेकिन ये जो खुद आप जैसी हस्तियों के मुँह नहीं लगना चाहती। ये कोई लावारिस नहीं कि आपने कबूल ना किया तो रुल जाएगी। इंशाल्लाह सबा का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक होगा। आप यकीनन अपने शौहर और बेटे को बताए बगैर यहाँ ही आपके आने का मकसद पूरा हो चुका, आप अब तशरीफ़ ले जा सकती हैं। नारिश भाभी ने गुस्से से भरे लहजे में कहा तो शर्मिंदा सी होगी। तुम मुझे काफ़ी समझदार लगती हो, खुद ही हमारे यहाँ आने से पहले इनकार कर देना, वरना ऐसा कहीं और शादी नहीं करेगा। ज़मीना कमाल अहमद ने संजीदा और स्पार्ट लहजे में कहा तो सबा भी तेज़ लहजे में बोली। ये हमारा मसला नहीं है, आने की इत्तला देने के लिए फ़ोन कर दीजिएगा, आपको फ़ोन पर ही इनकार कर दिया जाएगा ताकि आपको दोबारा यहाँ आने की जहमत ना करनी पड़े। खुदा हाफिज़। और ज़रमीना कमाल अहमद शर्मिंदा और खसियानी सी होकर वहाँ से चली गई। नाजिश भाभी गेट बंद करने अंदर आई तो सबा को रोते देखकर तड़प उठी। सबा मेरी जान मत रो, अच्छा वक्त इनकी असलियत अभी सामने आ गई, शादी के बाद पता चलता तो तुम्हारी ज़िंदगी जीलन हो जाती। नारिश भाभी ने इसे गले से लगाते हुए नरमी से कहा। भाभी लोग एक बेवा के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारा मजहब तो ये दर्श नहीं देता। फिर ये लोग लानत भेजो इन लोगों पर, इन्हें तो खुदा ही समझे। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे भाईजान अम्मी आती होंगे, तुम्हारी रोती सूरत देखकर परेशान हो जाएंगे। इसके आंसू साफ करते हुए बोली। भाभी आप इन्हें कुछ मत बताइएगा, इन्हें दुख होगा। हाँ, जो कुछ मिसेस कमाल की आगे मैंने बताया तो नहीं जा सकता। वैसे एहसन भाई बहुत अच्छे इंसान है, इन्हें भी दुख होगा, वो तो यही समझेंगे ना कि आपका इनकार तुमने किया। नाजिश भाभी ने कहा। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनके माँ और बेटे इनके बीच फासले और दूरियां पैदा हों, परेशानियों में घिर जाएं। सबा ने गहरी सांस लेकर कहा। सबा एहसन भाई तुम्हें अच्छे लगे थे ना? भाभी वो हैं ही बहुत अच्छे, और मैंने तमाम प्रपोजल में से शायद इनके लिए हाँ भी कह देती, लेकिन मैं अनचाही बहू बनकर इनके घर नहीं जाना चाहती। वो भी कब तक मुझे याद रखेंगे? बिलाकर किसी लड़की को अपने शरीक हयात चुन ही लेंगे। कौन करता है आजकल किसी से इतनी शदीद और सच्ची मोहब्बत कि इसके इंतजार में उम्र गुजार दे? सबा ने पूर्णम लहजे में कहा। सच कहती हो, लेकिन जाने कि मुझे एहसन भाई की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत खलूस दिखाई दिया था। एक बेगर्स मोहब्बत की झलक थी इनकी आंखों में तुम्हारे लिए, नाजिश भाभी ने बताया। छोड़े भाभी, वक्त खुद ही बता देगा कि मुझे कितना चाहते हैं। सबा ने अपनी आंखें अच्छी तरह रगड़ ली। नाजिश भाभी भी सर हिलाकर उठ गई। नारिश भाभी ने बहुत तरीके से फरोज अली रुकैया बानो को बता दी कि एहसन कमाल की मम्मी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, वो हमें मना करने आई थी। वो दोनों अफसरदा तो बहुत हुए, मगर ये सोच कर सब्र कर ले कि जिस लड़के की माँ ही सबा को कबूल करने पर आमादा नहीं है, तो ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़कर सबा को मुश्किल में क्यों धकेला जाए। सो जब एहसन कमाल ने रियासुल्लाह फ़ोन करके अपनी मम्मी डैडी के आने की इतला दी तो नाजिश भाभी ने इसे मसलतन झूठ बोल दिया। एहसन भाई, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा कि सबा ने आपके रिश्ते से इनकार कर दिया, वो शादी करना ही नहीं चाहती। इसे एक तजर्बे ने हरासा कर रखा है। इसने कहा कि आप इसका ख्याल दिल से निकाल दें और अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर ले, वो कभी शादी नहीं करेगी। तो फिर मैं भी कभी शादी नहीं करूँगा, बता दीजिएगा सबा को। एहसन कमाल ने टूटते हुए लहजे में कहा। एहसन भाई, भाभी सबा को मुझ पर एतबार होता है तो वो इनकार नहीं करती, और जब एतबार ही नहीं तो खैर मैं आता हूँ भी। एहसन कमाल ने दुख भरे लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। एहसन बेटा, कर लिया फ़ोन सबा के घर? ज़रमीना कमाल अहमद ने आकर पूछा। जी मम्मी। फिर कब जाना वहाँ? कभी नहीं। वे कहकर बाहर निकल गए और ज़रमीना कमाल अहमद फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा दिया। आखिर इनकी कोशिश रंग लाई थी। सबा आप एक बार मेरा एतबार तो कर लेती। एहसन कमाल इसके मुकाबिल खड़े बेकरारी से कह रहे थे तो वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए थी, जाने कि दिल इनके लिए तड़प रहा था। आप पर एतबार है एहसन साहब, लेकिन अपने नसीब पर एतबार नहीं रहा। आप मेरी वजह से अपनी उम्र और अपना वक्त मत गंवाएं और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लें। और आप क्या करेंगी? मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब करूँगी, अपने बेटे की परवरिश करूँगी, इसे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूँगी। सबब बच्चे को बाप की ज़रूरत भी होती है, एहसन कमाल ने समझाना चाहा। दुनिया में हज़ारों बच्चे ऐसे जिनके सर पर बाप का शफ़क़त भरा साया नहीं होता, वो भी तो जिंदा है, और मेरे दानी के सर पर तो भाईजान का दस्त शफ़क़त है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सबा ने संजीदगी से जवाब दिया। आमीन। लेकिन सबा भी आप बहुत कम उम्र है, बिल्कुल गुड़िया सी हैं। सारी ज़िंदगी तनहा कैसे गुजार पाएंगी? दानियाल को कैसे पालेंगी? एहसन कमाल ने नरमी से समझाने की कोशिश की। एहसन साहब, जब कोई लड़की माँ बनती है ना तो वो खुद ब खुद मेच्योर हो जाती है, ख्वाह 16 साल बरस की क्यों ना। इस औलाद को पालने का ढंग आ ही जाता है, और मैं तो 20 साल की हूँ।
अम्मी भाई भाभी सब मेरे साथ है और सबसे बढ़कर मेरा दिल अल्लाह मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, सबा ने संजीदगी से जवाब दिया। दिल इन दलीलों को नहीं मान रहा, दहाई दे रहा था, तड़प रहा था, सीने की दीवारों से सर पटक रहा था। तो क्या आप अपनी ज़िद पर कायम है? एहसन कमाल ने सरदार भरकर कहा। आई एम सॉरी, सबा ने शर्मिंदगी से कहा। ठीक है सबा, जैसे आपकी मर्जी, मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते जोड़, आप ये सफ़ेद लिबास नहीं पहनेंगी। वो गहरी सांस लेकर बोले। जी? सबा ने हैरत से इनका चेहरा देखा। मेरी इतनी सी बात तो मान लीजिए। जी बेहतर। जाने कैसा दर्द था इनके लहजे में, सबा का दिल चीर गया। थैंक यू, ये रख लीजिए। एहसन कमाल ने अपने वॉलेट में से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के इसकी तरफ बढ़ाया, जिसने हैरान आंखों से इसे देखते हुए कार्ड इनके हाथ से ले लिया। इस कार्ड पे मेरे यहाँ और वहाँ लंदन के तमाम कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेसेस वगैरह दर्ज। जब कभी आपको लगे कि आप अकेली और तनहा होगी, मेरी किसी किस्म की मेरी मदद की ज़रूरत हो, या आपका दिल मेरे साथ को कबूल करने पर अमाद की जाहिर करे, तो मुझे एक बार आवाज़ ज़रूर दीजिएगा सबा। मैं जहाँ भी होऊंगा फ़ौरन लौट आऊँगा, आपको रोने नहीं दूंगा, तनहा नहीं छोड़ूंगा, मुझ पर यकीन रखिएगा सबा। शब की तारीकी में, दिन के उजाले में, कभी भी किसी भी वक्त आपको मेरी चाह की, मेरी मोहब्बत और साथ की ज़रूरत महसूस हो, मुझे एक बार फ़ोन कर लीजिएगा। बारात लेकर पहुँच जाऊँगा, अपने दिल की तलब से या फिर हालात की बेहिसी की वजह से, कुछ भी हो, आप मुझे पुकारेंगी तो अपने करीब पाएंगी। चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? सबा ने बेख्तियार बेकरार होकर पूछा। सीट कंफर्म करवाने में वापस जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। एहसन कमाल ने इसके सुंदर सभी हसीन चेहरे को बगौर प्यार भरी और अलविदाई नज़रों से देखते हुए जवाब दिया तो बेचैन होने लगी। तो आप शादी के बगैर जा रहे हैं? जी हाँ, आया तो शादी करके घर बसाने और अपना बिजनेस संभालने के इरादे से था, मगर आपने तो मेरे सारे इरादे मलिया मेट करके रख दिए। अब यहाँ रहकर क्या करूँगा? वहाँ घर भी है और जॉब भी है। आप हाँ कर देना, शादी भी कर लूँगा। ओके सब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुद को तनहा मत समझिएगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। अल्लाह हाफिज़। एहसन कमाल इसके चेहरे को हसरत मोहब्बत भरी से देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा तो इसके लब भी आए इसकी सही। अल्लाह हाफिज़। लम्हा व लम्हा एहसन कमाली से दूर होता जा रहा था, हालांकि बिलाकर नज़रों से ओझल हो गया। सबक को लगा जैसे एक साइबान सर से हट किया, दिलो रूम में मौत की सी खामोशी छा गई। वो मरे मरे कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आगे, जहाँ दानियाल गहरी नींद सो रहा था। इसने एहसन कमाल का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड बगौर पढ़ा, अपनी डायरी में तमाम नंबर्स और एड्रेस नोट करने के बाद कार्ड भी डायरी में रख दिया और बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगी। नारिश भाभी इसकी हालत देख और रंजीदा हुई थी, मगर वो भी सबा की तरह मजबूर थी। वो एहसन कमाल को ना हकीकत बता सकती थी, ना ही लंदन जाने से रोक सकती थी। बस सबा और एहसन कमाल के मोहब्बत भरे मिलन के लिए दुआएं मांग सकती थी। सो अब भी दुआ मांगनी थी खलूस से दिल से। एहसन कमाल लंदन वापस चले गए, फ़िरोज़ अली से मिले बगैर, दिल को संभाले बहुत दुखी होकर गया था। ज़मीना कमाल अहमद खुश थी कि एहसन कमाल को सबा की तरफ से इनकार सुनने को मिला और वो कुछ अर्सा लंदन रहकर अपना गम भूल जाएगा और वापस आ जाएगा, तो अपनी पसंद और मयार की लड़की से इनकी धूमधाम से शादी कर देगी। इनकी भूल थी तो थी, सबा की मोहब्बत की जड़ें एहसन कमाल के दिल में किस कदर गहरी हो चुकी थी, वो इस बात से कतई लाइलम थी। तैनू छितर बहणगे तो तैनू एहसास होएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। सबा ने एमएससी केमिस्ट्री में टॉप किया और आजकल एक मुकामी कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत कर रही थी। दानियाल को इसने स्कूल में दाखिल करा दिया। बहुत सहीन और शरारती बच्चा था। इसकी शक्ल सबा और फ़िरोज़ अली से बहुत मिलती थी। जावेद के नए नक्श लेकर पैदा होने वाला दानियाल अब माँ और मामों का अक्स दिखाई देने लगा था। इस अरसे में सबा के कई रिश्ते आए जो सबा के बेटे को भी अपनाने को तैयार थे, मगर सबा हर रिश्ते से इनकार करती रही। इसकी आंखें न जाने कि इसकी आमद की मुंतज़िर थी। कोई अबारों को सबा की बेवकी का गम और इसके अकेलेपन का दुख अंदर ही अंदर घुन की तरह चाट रहा था। वो बीमार रहने लगी थी। सबा इनकी तकलीफ को नहीं देख सकती थी, लेकिन वो भी मजबूर थी। दिल मानता ही नहीं था किसी को अपनी ज़िंदगी का मालिक बनाने के लिए। एक शख्स ने दिल पर दस्तक दी और वो एहसन कमाल था। वो इसकी दस्तरस में ना था, दिल को किसी और की चाह नहीं थी। जब जब अकेली होती है, तन्हाई महसूस करती है, एहसन कमाल का खूबसूरत मेहरबान चेहरा इसकी आंखों की पुतलियों में आकर ठहर जाता। समातों में इसकी मध्य नरम मुलायम आवाज़ पैगाम देती कि जान मुझे को पुकार लेना, पुकार लेना। मामा पापा कहाँ गए? 4 साल दानिया ने आज फिर वही सवाल किया। हमेशा की तरह इसका जवाब आज भी यही था। मेरे दानी बेटे के पापा दूसरे मुल्क में गए काम करने अपने बेटे के लिए और ढेर सारे खिलौने और कपड़े खरीदने। सच मामा? वो खुश होकर बोला। जी मामा की जान। सबा ने इसे गले लगाकर चूम लिया। मामा पापा वापस कब आएंगे? जब हम इन्हें दिल से पुकारेंगे। वो किसी ख्याल में खोकर बोली। तुम इन्हें पुकार क्यों नहीं लेती सबा? नारिश भाभी ने इसकी बात सुनकर कहा। वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। किसको भाभी? एहसन कमाल को। वो बीच में कहाँ से आ गए? वो नज़र चुरा के दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। तुम्हारे हर रिश्ते से इनकार के पीछे बीच वही तो है। मैं जानती हूँ सबा, तुम आज तक इन्हें नहीं भुला पाई। वो इस मुल्क से दूर तो चलेंगे, मगर तुम्हारे मन के बहुत करीब आकर तुम इन्हें तन्हाइयों में भी याद करती हूँ। क्या ये अच्छा नहीं तुम खुद इन्हें पुकार लो? नाजिश भाभी ने इसकी सूरत देखते हुए कहा। आपने इनकी मम्मी की बातें सुनी थी ना? हाँ, लेकिन वक्त बहुत गुजर चुका है। मुमकिन है मिसेस कमाल के ख्यालात में तब्दीली आ गई हो। नाजिश भाभी ने कहा। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ आ गई होती अब तक। और ये भी तो मुमकिन है कि एहसन साहब ने लंदन में शादी कर ली हो। आखिर इन्हें भी ज़िंदगी जीने का हक हासिल है। वो मेरे इनकार के बावजूद अपनी सारी ज़िंदगी तन्हाइयों की नज़र तो नहीं कर सकते ना। सबा ने दानियाल के खिलौने देते हुए कहा। ये सब बातें समझते तो तुम क्यों इनकार करी हो शादी से? तुम भी अपना घर बसाओ और आराम से रहो। भाभी दिल नहीं मानता तो कैसे किसी और के लिए हाँ कर दूँ? मैं दिल उजाड़ कर किसी का घर नहीं बसा सकूँगी। दिल की बस्ती को किसी की याद ने बात कर रखा है। मैं बेबस हूँ भाभी, मुझसे मुनाफ्कत भरी ज़िंदगी नहीं गुजारी जाएगी। वो बात करबनाक लहजे में बोली।
तो एहसन भाई को पुकार लेना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम दानी से कब तक झूठ बोलोगे कि इसके पापा दूसरे मुल्क गए? आखिर को बड़ा होगा और तरह तरह के सवाल करेगा, तब क्या जवाब दोगे इसे? नारिश भाभी ने आहिस्ती से सवाल किया। दानियल करीबी महविश और महरोज के साथ खेल रहा था। तब मैं इसे हकीकत बता दूंगी। सबा ने गहरी सांस लेकर कहा तो नाजिश भाभी ने इसके चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा, तुम मोहब्बत करती हो एहसन भाई से? पता नहीं, लेकिन मैं जब भी इन्हें सोचती हूँ खुद को बहुत महफूज महसूस करती हूँ। वो खुद ब खुद मुझे याद आते चले जाते हैं। मैंने तो कभी इन्हें इरादतन याद करने की कोशिश नहीं की। सबा नजर झुकाए पूरी ईमानदारी से बता रही थी। जो बेइरादा बेख्तियार याद आता है इसे मोहब्बत के सिवा और क्या ताल्लुक हो सकता है? सबा, मेरी मानो तो सारी बातें छोड़ो और दिल की आवाज़ गौर से सुनो। जब दिल सिर्फ इन्हें पुकारता है, सुनाई देता तो जुबान पर भी इन्हें पुकार लेना। देर मत करना और याद रखना, ये दुनिया अकेली औरत, वो भी हसीन औरत को अकेले जीने नहीं देती है। माशरा अकेली औरत को लूट का माल समझता है। खुद को किसी की स्पुर्दगी में दे दो सबा, किसी को अपनी जिम्मेदारी सौंप दो ताकि तुम भी महफूज हो जाओ। दानियाल को भी बाप की मोहब्बत और शफकत मिल जाए और अम्मी और हम सब भी मुतमिन हो जाए। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है सबा। बेशक तुम अपना कमाती हो, हम पर बोझ नहीं है, लेकिन हम पर तुम्हारी दूसरी शादी करना तो फ़र्ज़ है ना। मर्द के बगैर औरत की कोई इज्जत नहीं करता और ना इसकी इज्जत महफूज रहने देता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नाजिश भाभी ने नरमी से सब समझाते हुए सवाल किया। जी भाभी, मैं ये सब बातें जानती भी और समझती भी, लेकिन डरती हुई इसलिए कोई फैसला नहीं कर पाती। सबा ने संजीदगी बेबसी से जवाब दी। ऐसा कब तक चलेगा सबा? पता नहीं, वो ये कहकर अपने कमरे में चली गई और एहसन कमाल की यादों में खो गई। ज़रमीना कमाल अहमद को अपनी गलती का एहसास हो रहा था जिसने इनके बेटे को इनसे दूर कर दिया। बहुत चंगा है, तेरे बगैर ये औरत नहीं होना चाहिए था। वो एहसन की शादी करना चाहती थी और मुसलसल इनकार कर रहा था। इन्होंने इस मौजू पर बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि ज़रमीना अहमद कमाल ने एहसन कमाल से झूठ तक बोल दिया। 2 साल पहले के सबा की शादी हो चुकी है। इसका ख्याल था कि एहसन कमाल सबा की शादी होने की बात जानने के बाद खुद भी घर बसा लेंगे, मगर इसका झूठ का भी कोई असर नहीं हुआ। एहसन कमाल ने लंदन पहुंचने के बाद फिरोज अली से रब्ता भी नहीं किया रखा था। फिरोज अली इनकी मम्मी के इनकार को इसका सबब समझते थे। इन्हें एहसन कमाल से कोई शिकायत नहीं थी। जो शर्मिंदगी के बाइस इनसे रब्ता मनकता किए बैठे थे। रियाज लाज के मकीनों पर एक और क़यामत टूटी। रुकैया बानो गम से तो अधमई हो ही चुकी थी। अचानक बुखार ने आ लिया और चंद रोज़ की हालत के बाद इंतकाल कर गई। फिरोज अली और सबा का तो बहुत ही बुरा हाल था। नाजिश अल्लाह की इतनी शफीक मादसी सास के इंतकाल पर दिल फगार और अश्कबार थी। महविश में रोज़ दानियल इस कर्बनाक और दिलदोज मंजर को हैरान हैरान आंखों से देख रहे थे। सबा के सर से तो एक बार फिर छाँव सरक गई थी। वो माँ से अपने सारे दुख सुख शेयर कर लेती थी। इनके आगोश में सर रख कर रो लेती थी, सो लेती थी। वो अब ममता भरी आगोश हमेशा के लिए इनसे छिन गई थी। रुकैया बानो की मौत का सुनकर नुसरत अरा भी रोती बिलकती रियाज लौट आ गई। रशीद अनवर तो कभी कभार दानियाल से मिलने आ जाया करते, लेकिन नुसरत अरा मकान के कागजात अपने नाम करवाने के बाद आज रियाज लॉज में आई थी। रुकैया बानो की मैयत के सराहने बैठ के इनसे रो रो कर माफ़ी मांग ली थी। सबा से भी इन्होंने हाथ जोड़कर अपनी ज़्यादतियों की माफ़ी मांगी। से रियाज मजीद का और माँ का वास्ता दिया और सबा ने इन्हें माफ़ कर दिया। नुसरत अरा को अकेलेपन ने बहुत कुछ सिखा दिया। अपनी लालची और जारमाना रविश से होने वाले नुकसानात का अदराक भी इन्हें हो गया था। इन्होंने रब से अपनी खताओं गुनाहों की माफ़ी मांगी और सबा और दानियाल का हक इन्हें लौटाना चाहती थी, लेकिन सबा ने इनकार कर दिया। इसने रशीद हाउस फिर से अपने नाम करने से माजरत कर ली। अलबत्ता इन्हें दानियाल से कभी कभार रियाजला जाकर मिलने की इजाज़त दे दी थी। गमों की इस धूप में रुकैया बानो का चहलम भी होकर घर में एक सुनाटा सा था। पहले वाली रौनक ही नहीं रही थी। महविश महरोज और दानियल बार बार पूछते कि दादी नानो कहाँ गई हैं। वो अल्लाह मियाँ के पास गई हैं, वो वहीं रहेंगी। सबा भीगती आवाज़ में इन्हें बताती थी। वो चुप से हो जाते। धीरे धीरे वो भी बहल गई और सब मामूल के मुताबिक अपने कामों में लग गए। लेकिन सबा को तन्हाई सताने लगी। से फिक्र लाक होगी कि अगर खुदा ना ख्वास्ता इससे कुछ हो गया तो दानियाल का क्या बनेगा। बेशक नाजिश भाभी फिरोज अली इसके बेटे को अपने बेटे की तरह अजीज समझते थे, इसका ख्याल रखते थे, लेकिन हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। वो अपने माँ बाप और शौहर की अमवात देखने के बाद इसे खौफजदा हो गई थी। ज़िंदगी पर इसे कोई भरोसा नहीं रहा था। वो दानियाल को एक महफूज पनाहगाह, महफूज मुस्तकबिल देना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए इस पर भरोसा कर सकती थी जिसे चाहा था, समझा था भरोसे के काबिल। इसे पाना मुमकिन नहीं था और किसी और के साथ के लिए इसका दिल मादन नहीं था। फिरोज अली और नाजिश भाभी को एक बार फिर से सबा की शादी की फिक्र होने लगी। रुकैया बानो के इंतकाल पर खानदार और मोहल्ले भर की खवातीन आई। कुछ ने सबा को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। फिरोज अली को एक रिश्ता भी पसंद था, लेकिन सबा ने इनकार कर दिया। नाजिश, तुम सबा को समझाओ, ये ज़िंदगी नहीं गुजरा करती कि वो अपना कमाती खाती है, अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन मर्द का सहारा बहरहाल इसके लिए ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी तनहा नहीं जिया जा सकता। खुशियों पर इसका भी हक है। इसे समझाओ कि हर खौफ अपने दिल से निकाल दे और किसी को अपना हमसफ़र बना ले, वरना ज़िंदगी के इस तवील सफ़र में तनहा चलते चलते थक जाएगी। फिरोज अली ने नाजिश भाभी से कहा, जो सबा अभी भी कॉलेज से घर आई थी, इनकी बातें सुन चुकी थी। उनके अपने कमरे में चले जाने के बाद अंदर आ गई। इसे भी अब भाई का सामना करते हुए नदामत सी महसूस होने लगी थी। 5 साल से हराने वाले रिश्ते के लिए इनकार करती आ रही थी। आखिर कब तक? अगर फिरोज अली ने इस पर सख्ती करते हुए इसकी आँख का इंतजार किए बगैर इसका रिश्ता तय कर दिया तो क्या करेगी? इस सवाल ने इसे परेशान कर दिया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? तू तो मेरे दिल का हाल जानता है ना मालिक, मेरे हक में बेहतर फैसला फरमा दे। सबा ने नमाज अदा करने के बाद अश्कबार आंखों से हाथ फैलाकर दुआ मांगी। एहसन कहाँ है आप? लौट आइए, मैं थक गई हूँ एहसन। वो सोने के लिए लेटी तो बेख्तियार बावाज़ एहसन कमाल को मुखातिब कर बैठी। मम्मा, पापा को याद कर रही है ना? दानियाल ने इसकी बात सुनकर कहा तो अपनी बेख्तियारी पर हैरान रहेगी। हाँ बेटा, पता नहीं क्यों एहसन कमाल मुझे कभी भूल ही नहीं पा रहा। अब तो बेख्तियारी में इनका नाम ज़ुबान पर आने लगा। क्या हो गया मुझे?
दानियाल के बालों पर हाथ फेरते बोली। लहजे में दुख, परेशानी और बेबसी घुली हुई थी। प्यार हो गया तुम्हें एहसन कमाल से? दिल ने जवाब दिया। क्यों? जब वो मेरी दस्तरस में नहीं था तो क्यों दिल ने ये बेईमानी की? क्यों बहक गया अपने रास्ते से? क्यों तलब के रास्ते पर जा निकला? क्यों अल्लाह मियां क्यों? वो बेबसी से सोचती हुई अश्क बहा रही थी। दानियाल आंखें बंद के सोने की कोशिश कर रहा था। सबा की बारिश की समझ में नहीं आई। वो तो बस अपने पापा की वापसी की दुआ मांग रहा था जिन्हें इसने आज तक नहीं देखा था। सबा रो रही थी और दामन दिल एहसन कमाल का भीग रहा था। वो बेचैनी और बेकरारी के आलम में टहल रहे थे। कभी लॉन में निकल जाते और कभी बेडरूम में आ जाते। सबा की याद बेचैन करी थी। 4:45 पर इसकी जुदाई में वो इसकी मोहब्बत और ज़्यादा शिद्दत से महसूस करने लगा था। मगरबी माहौल की आज़ाद फिज़ा और बेबाक माहौल भी इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जह नहीं कर सका। शाम का वक्त था। वो ऑफिस से लौटा था। कपड़े चेंज करके अपने लिए कॉफ़ी बनाकर बेडरूम में आ गया, जहाँ सबर दानियाल की तस्वीर जो उसने मोबाइल कैमरे में महफूज कर ली थी और बाद में कंप्यूटर में से इनके प्रिंट निकलवा लिए थे, इनकी यादों का मस्कन बनी रहती थी। इसकी सुबह सबा की सूरत देखकर होती थी थकन। दानियाल की मासूम मुस्कुराहट और हंसी देखकर दूर हो जाती और शब को वह सबा के कुर्ब का एहसास ले नींद की वादी में उतर जाता था। लेकिन आज की शाम बहुत मुस्तरब थी और क्यों ना होती, आज इसकी मोहब्बत ने इसे बेख्तियारी में पुकारा था। एहसन कमाल को अपनी कैफे से किसी तौर करार नहीं आया। कॉफ़ी का मग रखे यख हो गया। इसका दिल से अपने घर फ़ोन करके ज़बा की खैरियत मालूम करे, लेकिन इतने बरसों में चाहते हुए भी इसने कभी अपने घर वालों से बिलखसूस अपनी मम्मी से सबा का जिक्र नहीं किया। इसी वजह से वो अब भी घर फ़ोन करने से झिझक रहा था। सबा आपने पुकारा है ना मुझे? सबा मेरा दिल क्यों बेचैन है? आप रो रही हैं ना? बहुत अरसे से मैं आपके लिए बहुत दर्द महसूस करने लगा हूँ। मेरा सबा अपना दर्द अपना गम मुझसे शेयर क्यों नहीं करती आप? वो सबा की फ्रेमशुदा तस्वीर हाथ में उठाई, इसे बेकरारी से देखते हुए बेकरारी से बोला, जैसे वह तस्वीर इसे जवाब ही तो दे देगी। एहसन कमाल, सबा की शादी हो चुकी है, वो भला तुम्हें क्यों पुकारेगी? इसके दिमाग ने हकीकत से आशना कराना चाहा। तो फिर ये बेकरारी क्यों है? दिल क्यों तड़प रहा है सबा के लिए? इसे सबा की पुकार क्यों सुनाई दे रही है? क्यों? वो बेबसी से चीख उठा। इसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो। एहसन कमाल ने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी जानिब इनके बड़े भाई मोहसिन कमाल थे। सलाम दो और बिजनेस वगैरह की बातों के बाद मोहसिन कमाल ने बताया, एहसन यार वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे फ़िरोज़ अली? जी भाई, क्या हुआ इन्हें? एहसन कमाल के दिल ने डरते हुए धड़कनों में भौंचाल बर्पा किया। इन्होंने तेज़ी से पूछा। वो आज एक बिज़नेस मीटिंग में मुझे मिले थे। मैंने खैरियत मालूम की तो पता चला कि इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है। ओह नो, कब, कैसे? एहसन कमाल ने दुखी होकर पूछा। ये कोई 2.5-3 माह हो चुके, बीमार थी वो। और हाँ, फ़िरोज़ अली तुम्हारा हाल अहवाल पूछ रहे थे। गिला कर रहे थे कि तुम तो ना इनसे मिलकर गए और ना ही दन जाकर इनसे कोई रब्ता रखा। सलाम कह रहे थे तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। तुम इसे फ़ोन करके ना इनकी वालदा की इंतकाल पर ताज़ियत ज़रूर कर लेना। जी मैं कर लूँगा फ़ोन। ओके भाई, घर में सबको सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एहसन कमाल ने अपनी बात मुकम्मल करते फ़ोन बंद कर दिया। इन्हें अंदाज़ा था कि मौत ने सबा को किस तरह तोड़ के रख दिया होगा। वो तो इसे तसल्ली दिलासा भी नहीं दे सकते थे। बेबसी थी। दिन के 10 बजे थे। सबा कॉलेज गई हुई थी। फ़िरोज़ अली ऑफिस और तीनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। नाजिश किचन में दोपहर के खाने के इंतज़ाम करती। इस दौरान टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो। नाजिश भाभी ने आकर फ़ोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब एहसन कमाल बोल रहा था। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात करें? एहसन कमाल बात कर रहा हूँ लंदन से। एहसन भाई कैसे हैं आप? इतने सालों बाद आपको हमारी याद कैसे आई? नाजिश भाभी ने हैरत मसरत से सवाल किया। भाभी मैं आप लोगों को भूला ही कब हूँ, बस हिम्मत ही नहीं हो सकी फ़ोन करने की। रात मोहसिन भाई का फ़ोन आया था। इनकी ज़ुबानी रुकैया आंटी की वफ़ात का इल्म हुआ तो यकीन जानिए बहुत दुख पहुँचा। मैंने ताज़ीयत करने के लिए फ़ोन किया। शुक्रिया एहसन भाई, बस अल्लाह के काम है, कौन दखल दे सकता है। हम भी इस गम से अब कहीं जाके संभले। खुशियाँ तो जैसे इस घर का रास्ता ही भूल गए। आप अपनी सुनाइए, आप तो खैरियत से हैं ना? नाजिश भाभी ने संजीदगी से कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फ़िरोज़ है घर पे? नहीं, वो तो ऑफिस में होते हैं इस वक्त। नाजिश भाभी ने बताया। भाभी फ़िरोज़ से मेरा सलाम कहिएगा और ताज़ियत पहुँचा दीजिएगा। जी ज़रूर पहुँचा दूँगी। और भाभी घर में सब लोग खैरियत से हैं ना? एहसन कमाल ने सबा के मुतालिक पूछना चाहा और नाजिश भाभी इनकी बात का मतलब फ़ौरन समझ गई। मुस्कुरा कर बोली, जी एहसन भाई अल्लाह का शुक्र है, बच्चे स्कूल में और सबा ने एमएससी करने के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लिया। माशाल्लाह केमिस्ट्री की टीचर है कॉलेज में। वेरी गुड। सबा बहुत ज़हीन है। मेरी तरफ से इन्हें भी इज़हार ताज़ियत पहुँचा दीजिएगा। एहसन कमाल ने सबा की कारकर्दगी जानकर खुश होकर कहा, आप सबा से बात नहीं करेंगे? भाभी हो सकता है कि सबा मुझसे खुद ही बात ना करना चाहे। इनका मुझसे बात करना इनके शौहर को बुरा भी तो लग सकता है ना। मैं सबा के लिए कोई मसला नहीं खड़ा करना चाहता। एहसन कमाल ने संजीदा और पुरखलूस लहजे में कहा तो नाजिश भाभी इसकी सबा के लिए पुरखलूस मोहब्बत और शौहर वाली बात पर बेवक्त वक्त हैरान हुई। एहसन भाई आपसे किसने कह दिया कि सबा की शादी होगी? सबा ने तो शादी की ही नहीं, फिर शौहर का बुरा लगना कहाँ से आ गया बीच में? नाजिश भाभी ने बताया था। वो झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसको अपनी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या भाभी, क्या वाकई सबा ने अब तक शादी नहीं की? नहीं एहसन भाई, हम तो समझा के थक गए कि आजकल भी इसके 2-3 प्रपोजल आए मगर वो मानती नहीं। नारिश भाभी ने संजीदगी से बात तासुब से बोले, ओह माय गॉड, तो मुझसे झूठ बोला गया। और ये झूठ यकीनन आपकी अम्मी ने आपसे बोला होगा कि सबा की शादी होगी, है ना एहसन भाई? नारिश भाभी ने इनकी हैरत पर पूरी यकीन लहजे में कहा तो इन्होंने भी फ़ौरन इतराफ़ किया। जी भाभी, लेकिन आपने इनसे कैसे कही ये बात? क्योंकि इनके कहने पर ही हमने और सबा ने आपके रिश्ते से इनकार किया था। क्या? जी एहसन भाई, नारिश भाभी ने दानिस्ता ने सारी हकीकत बता दी और शर्मिंदगी और दुख की दलदल में धंसते चले गए। भाभी आप लोगों ने मुझसे इतने साल ये हकीकत की छुपाई रखी? एहसन कमाल ने दुखी लहजे में पूछा। सबा ने मुझे मना कर दिया था। वो आपके और आपकी मम्मी के दरमियान रंजिश का सबब नहीं बनना चाहती थी।
इन्होंने सबा के ख्यालात भी एहसन तफसील से एहसन कमाल के गोश गुजार कर दिए। इनके दिल में सबा की मोहब्बत और इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई और साथ ही दिल की बेकरारी भी। एहसन भाई आपने शादी कर ली क्या? नाजिश भाभी ने पूछा। नहीं भाभी, आप सबा के बाद कोई लड़की दिलो फगार में चची नहीं, रूह में बसी ही नहीं तो कैसे कर लेता शादी, वो बेबसी से बोला। तो अब तो आपका हकीकत का इल्म हो गया ना, अब क्या इरादे हैं? भाभी सबा मान जाएंगी क्या? क्यों नहीं मानेगी? नादिश भाभी ने फ़ौरन कहा। एहसन भाई 5 साल पहले भी सबा अगर किसी से शादी के लिए माननी थी तो वो आप ही के लिए मानती, लेकिन आपकी मम्मी ने जिस तरह से इसे हर्ट और बेइज्जत किया वो इनकार ना करती तो क्या करती? आपने तन्हाई काटी तो ये अजाब इसने भी झेला है। वो बहुत हसास, मुखलिस और मोहब्बत करने वाली लड़की है। आप इसे इतनी मोहब्बत करते तो क्या 5 साल गुजरने के बाद भी इसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे? अपनी मम्मी को आके आप भी नहीं मना पाएंगे? नारिश भाभी ने संजीदगी से कहा। दिल से चाहती थी सब और एहसन कमाल रिश्ता समाज में मुंसलिक हो जाए। भाभी अब तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। वो हर दूसरे दिन मुझे फ़ोन करके वापस आने, घर बसाने का कहती हैं। अब मैं इसी शर्त पर वापस आऊँगा, वो सबा से मेरी शादी बखुशी करने पर राज़ी हो जाए। ओके भाभी, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। एहसन कमाल ने पुरअज़म और संजीदा लहजे में जवाब दिया। आय मेरे अल्लाह, वो सब बस मेरा तो गला बैठ गया बोल बोल के। वो तो नावल ही नहीं मुक रहे। मैं तो कैसी 16 वर्किया ना छेती मुक जाएगा, लेकिन वो वर्किया तो जिन्ना जिन्ना कुछ लिखा है ना, मैंने तो लगता 2 घंटे तो पहले मुकना ही नहीं है। किधर गया ये? लब तू ही अपने कर्म से सबा और एहसन की शादी करा दे। नारिश भाभी ने दिल से दुआ मांगी। आज गले का नाश हो गया मेरे। नारिश भाभी ने दिल से दुआ मांगी। वो एहसन कमाल को सारी हकीकत बताने के बाद बहुत खुश थी। सबा की एहसन कमाल के लिए पसंदीदगी इनसे पोशीदा तो नहीं थी, इसलिए चाहती थी कि इस बार तो सबा का उसका प्यार मिल जाए और जिससे प्यार करता है वो इसे जल्द से जल्द अपना ले। सबा, वो अपना आखिरी पीरियड लेने के बाद कॉलेज के बैरूनी गेट की तरफ जा रही थी। इस मानूस सी आवाज़ पर इसके कदम वहीं जमा के रखती है। अस्सलाम वालेकुम सबा। आवाज़ मज़ीद करीब से आई तो सबा ने फ़ौरन गर्दन घुमाकर देखा। सामने एहसन कमाल का चेहरा था, बहुत दिलकश, बहुत वजी, मुस्कुराती आंखें, दिलनशी होंठों पर मचलता तबस्सुम। वो 5 साल बाद इस चेहरे को, इस पैकर वजी को अपने रूबरू देख रही थी। धड़कने पल भर को साख हुई, फिर इनमें तेज़ी आ गई। आंखों में हैरत समोने तके जा रही थी और एहसन कमाल इसकी हैरत से महसूस हो रहा था। हेलो, एहसन कमाल ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो चौंक गई। आप? इसके लबाइस की सही रहे। जी मैं एहसन कमाल। आप वापस आ गए? जी हाँ, किसी की पुकार ने दिल पर दस्तक दी थी सो दौड़ा चला है। आप सुनाइए सबा, कैसी हैं आप? वो मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए पूछ रहे थे। इसने बेख्तियार मानी के जवाब दी। जैसी आप छोड़कर गए थे, वाकई आप बिल्कुल वैसी हैं, प्यारी सी गुड़िया सी। 5 साल में आप ज़रा सी भी नहीं बदली। वो इसकी स्मार्टनेस देखकर मुस्कुराते हुए बोला। आप भी तो नहीं बदले। सबा ने इसकी मर्दाना वजाहत की कशी से पूरे वजूद को देखते हुए कहा। तो वो तो पहले से ज़्यादा चार्मिंग हो गए थे। अब क्या मुझे बदल जाना चाहिए था? एहसन कमाल ने सवाल किया। 5 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है, वो नज़र झुकाकर बोली। लेकिन सच्ची और बेलौस मोहब्बत करने वालों के ना दिल बदला करते हैं और ना रास्ते। एहसन कमाल इसके वजूद को आंखों की गिरफ्त में लिए बहुत जज्बे से कहा। तो सबा ने पलके उठाकर हैरत से ने देखा। इनका चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था, इसकी आंखों में मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर था। आप? वो कुछ बोल ही ना सकी। सबा, मैं आज भी आपका मुंतज़िर हूँ, शादी करेंगी मुझसे? एहसन कमाल ने प्यार भरी नज़रों से देखते हुए इस पर इंकशाफ किया तो वो चकरा के रहेगी। कोई शख्स इतना इंतज़ार भी कर सकता है इसके लिए? इसकी मोहब्बत भरी रफ़ाकत के लिए इसे यकीन करना पड़ रहा था, क्योंकि एहसन कमाल सबूत के तौर पर इसके रूबरू खड़ा था। इतने बर्स किस कदर अजियत से 2-4 किया था इसके इनकार ने, वो ये सोच कर ही शर्मिंदा हो गया। अब इसका सवाल, माई गॉड एहसन साहब, आप एहसन साहब नहीं सिर्फ एहसन कहिए। वो इसे नरमी से टोक कर बोले। मुझे ऐसा कोई हक हासिल नहीं, मैं ऐसा हर हक आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ ये तकल्लुफ़ की दीवार अपने और मेरे बीच से गिरा दीजिए सबब, वरना मेरा दम घुट जाएगा। एहसन कमाल ने इसके चेहरे को वालिहानापन से देखते हुए कर्ब और हसद भरे लहजे में कहा। तो बेचैन होगी। आप वापस क्यों चले? आपने नहीं पुकारा था? नहीं। सबा ने दिल पर पत्थर रखकर नजरें चुरा कर जवाब दिया। सबा मेरी तरफ देख कर गए। क्या मैं यूँ ही चला आया हूँ? यहाँ कोई मेरा मुंतज़िर नहीं है जिससे मैं रिश्ता जोड़ने की खातिर परदेश से जोड़ा चला है? बताइए ना सबा। एहसन कमाल ने बेकरार से पुर लहजे में पूछा। एहसन साहब, रिश्ता सिर्फ मर्द और औरत या लड़के और लड़की के बीच नहीं जुड़ता, बल्कि पूरा ख़ानदान से जुड़ता है। लड़की का ताल्लुक सिर्फ अपने शौहर से नहीं होता, बल्कि इसके घर वालों से भी होता है। घर और ख़ानदान का एक फ़र्द भी अगर इस रिश्ते से ना खुश हो तो लड़की की ज़िंदगी जीरन हो जाती है। वो फूलों की चाह में सारी ज़िंदगी कांटों पर सफ़र करने पर मजबूर कर दी जाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं अनचाही बहू बनकर आपके घर नहीं जा सकती। आपको अच्छी लड़की देखकर इनसे शादी कर ले। सबा की निगाहों में इसकी मम्मी का चेहरा और समातों में इनकी तलख और जहरीली बातों की गूंज थी। इसने दिल की आवाज़ पर कान बंद करके स्पार्ट लहजे में कहा। एहसन कमाल इसकी बात का मतलब, इसके इनकार का सबब खूब जानते थे। मुस्कुराते हुए बोला। मैं अच्छी सी लड़की को ही तो देख रहा हूँ, शादी की दरख्वास्त कर रहा हूँ। हर दरख्वास्त मंजूर नहीं होती है एहसन साहब। सबा, मुझे नाजिश भाभी ने सारी हकीकत से आगाह कर दिया। मैं मम्मी के रवैये पर बहुत नादिम हूँ। इन्होंने मुझसे भी झूठ बोला कि आप मुझे नापसंद करते हैं और किसी और से शादी करके अपना घर बसा चुके हैं। मैं तो इसके बावजूद किसी को अपनी ज़िंदगी में मुकाम ना दे सका जो आपको देने का ख्वाहिशमंद रहा हूँ। सबा, मैं जानता हूँ आप मम्मी मैं अपनी नुसरत आंटी का अक्स देख रही है, लेकिन यकीन कीजिए वो ऐसी नहीं है। मम्मी ने आपकी इंसल्ट की थी, आपको अपने रवैये और लफ्ज़ों से बहुत हर्ट किया, जिसका मुझे बहुत दुख है। इनके रवैये की मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी सबा। एहसन कमाल ने संजीदा और नदामत अमेज़ लहजे में कहा। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हर माँ अपनी औलाद के मतलब अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने का हक़ रखती है। सबा ने चलते हुए कहा। तो वो भी इसके बराबर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए पूछने लगा। दानियाल कैसा है?
माशाल्लाह बहुत एक्टिव, नॉटी और इंटेलिजेंट, आप तो स्कूल जाने लगा, सबा ने मुस्कुराते हुए बताया। वेरी गुड सबा, आपको नहीं लगता कि इसे माँ के प्यार के साथ साथ बाप का शफकत भरा साया भी चाहिए? क्या बताया आपने दानियाल को इसके पापा के बारे में? असल हकीकत मैंने इसे नहीं बताई, वो ज़रा और बड़ा समझदार हो जाएगा तो बता दूंगी। अभी तो इसे यही बताया कि इसके पापा दूसरे मुल्क में काम करने गए, इसके लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर आएंगे। सबा ने गेट के हाथे में खड़ी अपनी कार के करीब रुकते हुए बताया, इसने अपने कॉलेज की तनख्वाह से और कुछ फिरोज अली की मदद से कार एक माह पहले खरीदी थी। अब इसे कॉलेज आने जा रहे हैं, मैं में रोज़ दानियाल वगैरह के स्कूल छोड़ने की सहूलत होगी थी। वैसे गलत तो नहीं बताया आपने दानियाल को? एहसन कमाल ने कहा। जी, दानियाल को घर जाकर बता दीजिएगा कि इसके पापा दूसरे मुल्क से वापस अपने मुल्क आ गए और इसके लिए ढेर सारे कपड़े खिलौने भी साथ लाए हैं। एहसन कमाल इसके सरापे पर निगाह भरपूर डालते हुए कहा, मैं अब आपको मज़ीद तनहा सफ़र नहीं करने दूंगा, अपने हम सफ़र बनाकर ही दम लूँगा, इन्होंने अटल लहजे में कहा। लेकिन नहीं सब, आप कुछ नहीं सुनूंगा, बहुत सज़ा काट ली मैंने, हिजर का अजाब, कड़ा अजाब झेला मैंने, मेरा सफ़र रायगा मत करें। मम्मी अपने किए पर, अपने रवैये पर बहुत नादिम है सबा। मैं इसी शर्त पर वापस आया कि उन्होंने मेरी बात मान ली थी, वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है सबा। असल कमाल ने नरम मगर संजीदा लहजे में बताया, वो मजबूरन मानिए, वरना 5 साल बहुत होते हैं सोचने और फैसला करने के लिए। वो माँ आखिर बेटे की जिद मानकर इनकी दूरी ख़त्म करना इन्हें मुनासिब लगा होगा। वो मुझे आपकी वजह से मजबूरन ये मसलहतन कबूल कर लेंगी, दिल से कबूल नहीं करेंगे। मैं चोरों की तरह इनसे मुँह छुपाते हुए, नजरें चुराते हुए इस घर में नहीं कैसे रह पाऊंगी? प्लीज़ एहसन साहब, आप मुझसे बार बार वही सवाल मत करें, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। सबा ने अपनी मोहब्बत, ख्वाहिश और खुशी का गला घोंटते हुए संजीदगी से कहा। और हर्ट करना किसे कहते हैं? एहसन कमाल ने जख्मी लहजे में पूछा तो वो नजरें चुरा के शर्मिंदा से होकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट करके हॉर्न दिया। चौकीदार ने गेट खोल दिया, अपनी गाड़ी आगे बढ़ा के ले गई। एहसन कमाल ने तवील सांस लबों से खारिज करते हुए बेबसी से सरनफी में हिलाया और खुद भी अपनी गाड़ी में बाहर आ गया। आप इससे इतनी मोहब्बत करते तो क्या 5 साल गुजरने के बाद भी इसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे? अपनी मम्मी को क्या आप भी नहीं मना पाएंगे? एहसन कमाल ने तवील सांस लबों से खारिज करते हुए बेबसी से सरनफी में हिलाया, खुद भी बाहर अपनी गाड़ी में आ बैठा। सबा ने वैसे इज्जत नहीं पाचड़ी जे कदी मुंडा इज्जत देंदा पे 5 साल तो बुलाया ला। कितना इंतजार था सबा को एहसन का कि अब वो आ गया था। इसकी खातिर तो फिर वही पुरानी वजह रुकावट बनकर दीवार बनकर इसकी मोहब्बत के दरमियान हाई लोगी। वो एहसन कमाल को फिर से इनकार करके तड़प रही थी। इकरार करती तो ज़मीना कमाल अहमद से नुसरत अरा का रूप धारे हुए सामने से आती नजर दिखाई देने लगती। वो एक बार फिर अब के दरबार में अपना मुकदमा लेकर हाजिर होगी, से रहनुमाई तलब करी थी, रो रही थी, सुकून कलब की फरियाद करी थी, मोहब्बत के साथ की इल्तजा करी थी। आज संडे था, छुट्टी का दिन था। अब आराम से सोकर उठी, देर तक जागने के बाद सुबह आँख भी देर से खुली। उठकर शावर लिया, सफ़ेद कलर का कॉटन का सूट जेब तन किया, जिसके कमीज़ के गले और बाजू में सफ़ेद धागों और मोतियों का नफीस काम हुआ था। दुपट्टे के बलुओं में सफ़ेद धागे और मोतियों की बहार लहरा रही थी। इसने बहुत अरसे बाद सफ़ेद लिबास पहना था। एहसन कमाल की बात मानते हुए सारे शोख रंग पहनती थी। आज यूँ ही सफ़ेद जोड़ा पहनने को दिल चाह तो नहा के पहन लिया। रेशम से बालों में कंघी करने के बाद आंखों में काजल की हल्की सी लकीर लगा और सर्दी से बचने के लिए हीटर के आगे बैठ गई। मामा मामा जानी जल्दी से आए, देखे कौन आया। दानियाल की खुशी से भरपूर आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो वह हैरान होकर सोचने लगी कि कौन आ सकता है इस वक्त। वो हीटर ऑफ करके कमरे से बाहर निकल आई। ड्राइंग रूम के करीब पहुंची तो दानियाल खुशी से दौड़ा चला। इसके हाथ में खिलौने थे और इसके पास पहुंचते खुशी खुशी बताने लगा, मामा मामा पापा आ गए, ये देखे मेरे लिए ढेर सारे कपड़े खिलौने भी लेकर। देखे मामा अच्छे हैं ना? जी बेटा अच्छे हैं। कहाँ हैं आपके पापा? वो मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने की कोशिश में हल्कान होते हुए पूछ रही थी। दानियाल इसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में लाई। यहाँ है मेरे पापा, ये रहे। अस्सलाम वालेकुम। एहसन कमाल ने बड़े दिलनशी अंदाज में मुस्कुराते हुए सामान किया तो उसने मरे मरे लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मामा पापा कितने प्यारे हैं ना, आपके जैसे बहुत प्यारे, गोरे गोरे खूबसूरत है ना पापा मामा। दानियाल इसका हाथ पकड़ कर हिलाते हुए खुशी से बोला था। इसकी खुशी काबिल दी थी। मैं रोज़ और मैविश भी खिलौने देख रहे थे। एहसन कमाल इनके लिए भी खिलौने लाए थे, वो भी बहुत खुश थे। हाँ, वो खोए खोए लहजे में बोली तो नजर एहसन कमाल पर जमी थी। पापा ने मुझे ढेर सारा प्यार भी किया। पापा आप मामा को भी प्यार करें ना। दानियाल ने अपनी मासूमी और सादगी में कहा तो सबा हया से तप कर सुरख हो गया। एहसन कमाल हंस दिया। दानी जाएँ आप खेलें, और आप दानियाल के लिए सब क्यों लाए हैं? वो दानियाल को डपट कर एहसन कमाल से मुखातिब थी, क्योंकि मैं इनका बेटा हूँ और ये मेरे पापा हैं। एहसन कमाल के बोलने से पहले दानियाल बोल पड़ा, सुना आपने? एहसन कमाल ने हंस कर आप। वो खफा हो गई। अरे बाबा खफा ना हो। वो जिच होगी। अरे बाबा खफा ना हो, आपके लिए भी लंदन से बहुत कुछ लाए प्यार समेत, लेकिन मिलेगा तब जब आप मेरी घरवाली बनेगी। एहसन कमाल ने इसके उजले उजले सरापे को चाहता देखते हुए कहा तो सटपटा कर वहाँ से बाहर निकल गई। बेटा आप तीनों खेलो, मैं अपनी मामा को मना लूँगा। एहसन कमाल ने दानियाल को प्यार करके घर बाहर चला गया। सबा सतून के पास खड़ी थी ने देखा तो खफकी से रुख फेर लिया। सबा, एहसन कमाल ने प्यार से पुकारा कि इसके दिल मुट्ठी में आ गया। इसने इसकी जानिब देखा तो इसकी आंखों में नमी देखकर वह तड़प गया। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप चले जाएंगे तो मैं कैसे संभालूंगी, संभलाऊंगी दानी को? क्या जवाब दूंगी इसे जब वो आपके मुतालिक सवाल करेगा? आप कहाँ चले गए? सबा ने कामती आवाज़ में सवालात की बौछार कर दी। दानी अब आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं दानी को और इसकी मामा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। एहसन कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो हया से सुर्ख चेहरा लिए कप काटने लगी। प्लीज़ जाइए यहाँ से। वो शर्मा हया से पानी पानी होगी, चिढ़कर बोली। दिल की हालत अजीब हो रही थी, चेहरा हया से गुलनार था।
पहले ये बताइए कि सफ़ेद लिबास क्यों पहना है, मैं मर गया हूँ क्या? अल्लाह ना करे। सबा की ज़ुबान बेख्तियार फिसल गई अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा सी नज़रें चुरा के। एहसन कमाल को इसकी बेख्तियारी ने बहुत लुत्फ़ व मसरत से हमकिनार किया। अब इसकी कैफियत व हालत से महसूस हो रहा था। इसकी इस हरकत पर हंस पड़ा। शर्म तो नहीं आती आपको? एक तो फजूल बात करें, ऊपर से हंस भी रहे हैं। सबा ने गुस्से से कहा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा इसका अपनाइत भरा खफा खफा सा अंदाज और लहजा। आपको दुख हुआ ना मेरी बात से? इन्होंने संजीदगी से पूछा। आपकी बला से मुझे दुख पहुंचे या सुख? प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे तनहा छोड़ दें। वो भीगती आवाज़ में बोलती सर पर दुपट्टा ओढ़ती ने बेकरार करके। तन्हाई काटने लगे तो मुझे पुकार लेना। एहसन कमाल ने इसके सादा कशिश और बावकार से पापे को निगाहों में सबूते हुए और तेरी से गेट की जाने पड़ गया। और देखते देखते गेट अबूर कर गया। सबा का दिल एहसन एहसन पुकारता रह गया, मगर ज़ुबान पर तो जैसे ताले पड़े गए थे। आज दानियाल बहुत खुश था। एहसन कमाल के लाए हुए कपड़े, खिलौने, चॉकलेट सबको यूँ दिखा रहा था जैसे से कोई कानून का खजाना मिल गया। एहसन कमाल के जाने के बाद वो बार बार सबा से पूछ रहा, मामा पापा कहाँ चले गए? बेटा वो अपने दोस्तों से मिलने गए। सबा ने झूठ बोला। पापा वापस आएंगे ना मामा? आ जाएंगे, सबा ने लरसती आवाज़ में जवाब दिया। और अगर तुम्हारी इस हठधर्मी के बाइस कभी लौट कर ना आए तो तब क्या करोगी? नारिश भाभी ने पहली बार इससे बात करते हुए लहजे में सख्ती पैदा की। वो हैरान होकर इन देखने लगी। भाभी हद होती है सबा, हठधर्मी, बेहिसी और नादानी की। ना कदरी और ना शुक्री करके तुम अपना ही नुकसान करियो। कहाँ मिलेगा इतना मुखलिस इंसान तुम्हें जो तुम्हारी एक हाँ के इंतजार में अपनी ज़िंदगी के माहौल साल बर्बाद कर रहा है? तुम तो नुसरत अना के खौफ से बाहर नहीं निकल सकी आज तक। किस बात का बदला ले रही हो एहसन कमाल से? एक तो बेवा, ऊपर से 5 साल के बच्चे की माँ हो। कौन कबूल करता है आजकल मोहब्बत और इज्जत के साथ ऐसी औरत को? ये तो एहसन भाई की मोहब्बत और कुशादा दिली कि वो आज तक तुम्हारे लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वरना इन जैसे मालदार, तलीम याफ्ता और डैशिंग बंदे की अच्छी लड़कियों की कोई कमी तो नहीं है। नाजिश भाभी ने गुस्सीले लहजे में कहा तो इनके अंदाज़ो लहजे से हर्ट होते हुए बोली, सही क्या तेन बिस्ती डोज की ज़रूरत है, चंगा बिस्त कर दी भी तेन। मैंने ऐसा कब कहा? तो बार बार इन्हें इनकार करके अपनी अहमियत जताना चाह रही हो? नाजिश भाभी ने तेज़ लहजे में कहा। इनका अंदाज तो था सबा को दिली सदमा पहुंचा माँ जैसी दोस्त भाभी के इस रवैये से। एहसन कमाल ने नाजिश भाभी को फ़ोन करके सबा के इनकार का बता दिया। वो इसलिए गुस्से में थी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, वो मुश्किल बोल पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम इस घर से रुखसत हो जाओ। नारिश भाभी ये कहकर बावर्ची खाने में चली गई तो डूबते टूटते दिल को संभालते अपने कमरे में आकर रो पड़ी। भाभी ठीक ही तो कह रही है सबा, तुम कब तक लोगों की बातों निगाहों का मरकज़ बनी रहोगी? इनकी रहम खाती हमदर्दाना नजरों से कब तक खुद को बचा पाओगे? सब तुम्हें देखकर आप हटते, तुम्हारी कम उम्री में बेगकी और अकेलेपन पर सारे हमदर्दी करते हैं। शाहरुख खान में शादी का मशवरा देते, कल को वो तुम्हारे किरदार पर शक भी कर सकते हैं। और दानियाल जो एहसन कमाल को अपना बाप समझकर खुशी से खेल उठा, इसके सवालों के जवाब कहाँ से दोगी? इसका दिल अब तुम्हारे झूठे बहानों पर नहीं बहलेगा। क्यों कुफरानी नेमत करियो? भाभी ने भी ताना दे दिया अब तो। आखिर वो भी कब तक के बेवानंद को अपने घर में बर्दाश्त करती? वो तो तुम्हें अपने शौहर की जिम्मेदारी समझकर परेशान ही रहेंगी ना हमेशा। सबा हर दिल खौफ दिल से निकाल दो। एहसन कमाल तुम्हारे साथ मुखलिस है, इनका मोहब्बत भरा साथ कबूल कर लो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए एहसन कमाल का हाथ थाम लो। इससे पहले कि भाई का घर भी तुम पर तंग हो जाए, अपने शौहर का घर आबाद कर लो। वो दिलो दिमाग की बातों पर गौर करती और शायद किसी फैसले पर पहुंचने ही वाली थी। इसे अंदाज़ा था कि इस बार इसे तमाम कश्तियाँ जलाकर जाना होगा, ये रिस्क इसे ही लेना होगा। वो नमाज अदा करने, दुआ मांगने के बाद मुतमिन होगी। मामा पापा मुझे खुद स्कूल छोड़ने जाया करेंगे ना, मेरे फ्रेंड्स के पापा की तरह? दानियाल इसे पूछ रहा था। जी बेटा, इसने दानियाल की पेशानी चूम कर कहा। मामा हम पापा के साथ नए घर में जाएंगे ना? आपसे किसने कहा? पापा ने बताया था कि आपको मुझे नए घर में ले जाएंगे और आपको दुल्हन बना कर लेके जाएंगे कि कभी वापस दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। मैंने पापा से प्रॉमिस लिया। दानियाल इसकी पहलू में लेटा मज़े से बता रहा था। दानी बेटा सो जो, रात बहुत हो गई है, वो भीगती आवाज़ में बोली। मामा पापा कह रहे थे कि नए घर में मेरे दानी बेटे का अलग से प्यारा सा कमरा भी है, जहाँ दानी की किताबें खिलौने होंगे, दानी वहाँ मदद से रहेगा। कितना मज़ा आएगा मामा, मेरा कमरा अलग से होगा प्यारा सा। वो अपनी मासूम और खुशी से चहकती आवाज़ में से बता रहे थे। इसके आंसू बहते चले जा रहे थे। आई एम सॉरी एहसन, मैंने आपके अरमानों को बहुत नज़रअंदाज किया, बहुत दुख दिया आपको, बहुत आजमाया आपको। आई एम रियली सॉरी। सबा ने दिल में मुखातिब करके कर आंसू पहुँच लिए। दानियाल सो गया तो इसे नींद नहीं आ रही थी। वो कमरे से बाहर निकली तो लाउंज की लाइट जली देकर ठिठकी। चंद कदम आगे आई तो इसके कानों में नाजिश भाभी और फ़िरोज़ अली की आवाज़ पड़ी। फ़िरोज़ अली कह रहे थे, नाजिश हम सबा के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? हम इसके बड़े हैं, माँ बाप की तरह पाला है हमने सबा को। ये सिला दे रही है हमारी मोहब्बत और शफ़क़तों का कि आज हमें इसकी दूसरी शादी के लिए करने के लिए इसके जवाब का इंतज़ार करना पड़ा। क्या कमी है एहसन भाई में जो 5 साल से इनकार करिए? अब तो इनकी मम्मी भी दिल से सबा को अपनी बहू कबूल करने को तैयार है, मगर सबा बीबी का तो दिमाग ही साथ में आसमान पर पहुंचा। अब आसमान से शहजादा आएगा ना इस बच्चे वाली बेवा के लिए। इतनी नाकदरी करिए वैसन भाई की कुदरत को। अगर इसकी नाशुक्री ना पसंद ना आई तो सारी ज़िंदगी तनहा बैठी रह जाएगी, कोई नहीं पूछेगा फिर इसे। हम तो अपने हैं जो इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। नारिश भाभी तेज़ और तलख लहजे में बोली तो सबा के वजूद की पंदारी की धज्जियाँ बिखरती जा रही थी। तेन भी तो इज्जत नहीं पाचदी सी, तेन यही डिजर्व कर दी सी तू छितर खाना तो जलील होना। ओहो नाजिश बस करो, वो कौन सा हम पर बोझ? अपना कमाती खाती है, बल्कि मैं भी महरोज़ के लिए भी शॉपिंग करती। क्या कहती है वो तुम्हें? फ़िरोज़ अली ने संजीदा लहजे में कहा तो गुस्से से बोली। वो मुझे क्या कहेगी? दुनिया तो कहती है ना कि भावेश नंद की दूसरी शादी नहीं होने देती, इसकी कमाई खा रही है। बुरी तो मैं ही बन रही हूँ ना, आखिर वो भाभी हूँ। भाभी तो सोने का नवाला भी खिला दे तब भी नंदों के हक़ में बुरी कहलाती है। अच्छा छोड़ो इस किस्से को। कैसे छोड़ दूँ? आज फैसला होकर ही रहेगा, सबा की शादी होकर ही रहेगी। इस एहसन भाई से शादी नहीं करनी ना करे। मेरी एक दोस्त ने अपने भाई के लिए सबा का रिश्ता मांगा है। सबा को सास का डर भी नहीं होगा, लड़का उम्र का ज़रा ज़्यादा है मगर अकेला है, अच्छा कमाता है, सास ससुर नहीं है, एक बहन है वो भी शादीशुदा।
अकेली रहेगी, दानियाल को भी बाप की मोहब्बत मिल जाएगी। वो भी अक्सर सवाल करता है मेरे पापा घर क्यों नहीं आते, हमारे अलग घर क्यों नहीं है, मेरे पापा और बच्चों की तरह मुझे स्कूल क्यों नहीं छोड़ और बच्चों की तरह मुझे स्कूल क्यों नहीं छोड़ने जाते, मैं अकेला क्यों हूँ, मेरा कोई बहन भाई क्यों नहीं है। उम्र के साथ साथ सवालात भी बढ़ते जाएंगे जो सबा के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। सबा लाखों करोड़ों में कमाने लगे तो भी रहेगी तो एक औरत ही ना, और अकेली औरत इस माशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखी जाती। आप सुन रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रहा हूँ, तुम सही कह रही हो, कोई साथी कोई हमसफ़र होना चाहिए, वरना ज़िंदगी मुश्किल और दुश्वार हो जाती है। फ़िरोज़ अली ने संजीदगी से जवाब दिया। सबा की अक्ल में ये बात नहीं आती कि मर्द का सहारा औरत के लिए कितना ज़रूरी है। कोई आपको अपनी जिम्मेदारी समझने वाला, आपका ख्याल रखने वाला, दुख सुख शेयर करने वाला, मोहब्बत देने वाला तो होगा। जिस बेटे को आज वो अपना बाजू और सहारा कह रही है, कल को वो भी दुनिया की भीड़ में गुम हो जाएगा, अपनी बीवी बच्चों और दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलेगी इसे। फिर सबा को एहसास होगा कि इसने शादी ना करके कितनी बड़ी गलती की। अब तो इसके हुस्न का चांद चमक रहा है और लोग इसे अपनाना भी चाह रहे हैं। कल को ज़रा सा गहन लग गया तो इसे कोई पूछेगा भी नहीं। इससे एहसन भाई के लिए हाँ कर दे, क्यों इनकी और दानियाल की ज़िंदगी भी बर्बाद करने में तुली है। दानियाल तो एहसन भाई कमाल को अपने बाप के रूप में देख चुका है, अब वो किसी और को कबूल नहीं करेगा। नाजिश भाभी ने तेज़ लहजे में कहा। हाँ ये तो है, खैर तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सबा बेहतर फैसला करेगी। मुझे इससे किसी नादानी की तवक्का नहीं है, मैं समझाऊंगा इसे। तुम उठो, रात बहुत होगी, मुझे भी नींद आ रही है। फिरोज़ अली ने कहा तो सबा दबे पाँव अपने कमरे में चली फूट फूट कर रोने लगी। इसे नाजिश भाभी की बातों ने बहुत दुख दिया था, लेकिन इसे ये भी एहसास हो रहा था कि वो हर बार दुरुस्त कह रही थी। वो तो इसकी बेहतरी के लिए सोच रही थी, फैसला तो वो कर ही चुकी थी। दिलो दिमाग ही नहीं, रूबी एहसन कमाल के साथ के लिए तड़प रही थी। इसने अल्लाह का नाम लेकर अपना मोबाइल उठाया, डायरी में से एहसन कमाल का सेल नंबर देख कर मिला लिया। इन्हें पुकार लेना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। एहसन कमाल ने भी जाते वक्त कहा था कि मुझे पुकार लेना। रात का 1 बज रहा था। एहसन कमाल थोड़ी देर पहले नींद की वादी में उतरा था। सबा के इनकार पर बेकरार से सोचते तड़पते रहा था घंटों। अब थक कर सोया ही था कि मोबाइल की बीप ने समातों को बेदार कर दिया। मोबाइल मुसलसल बज रहा था। इसने आंखें बंद किए हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और ऑन करके कान से लगा लिया। हेलो एहसन, सबा ने बेकरारी से पुकारा। सबा सबा एहसन कमाल इसकी आवाज़ सुनते पूरी तरह बेदार होकर झटके से उठ बैठा। एहसन आई एम सॉरी, इसने कांपती आवाज़ में कहा। आई लव यू कहने में क्या हर्ज है? हाँ, वो इसकी किरार की पुकार की खुशी से शरारत पर लहजे में इस्तफसार कर रहा था। वो हया से सुरख हो गई। अच्छा ये बताइए कि कब बारात लेकर आऊँ? एहसन कमाल ने खुशी से मुस्कुराते लहजे में पूछा तो वह हैरत मसरत से रो पड़ी। वो उसके फ़ोन करने का मकसद इसके कहे बिना कैसे जान गया? इसे कुछ भी कहने की सहमत से बचा लिया इसने। सबा का दिल इसके प्यार पर शादा और रक्सा था इस समय। जब आपका दिल चाहे, सबा ने रोते हुए कहा। दिल तो चाह रहा है कि अभी आ जाऊँ, लेकिन मजबूरी है, इस वक्त रात का 1:15 बज रहा है। वो खुश होकर बोला। ओह सॉरी एहसन, मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा, मैंने आपकी नींद ख़राब कर दी, आपको बेवकत जगा दिया। वो शर्मिंदा होकर बोली। सबा जी, नींदें तो आपने हमारी 5 सालों से उड़ा रखी हैं, रत जगह की आदत सी होगी। अब मुस्तकबिल में रत जगह मेरे काम आएंगे जब आप यहाँ होंगी, मेरे पास, मेरे करीब। एहसन कमाल ने शोखो शरीर लहजे में कहा तो वह शर्म हया से गुलनार हो गई। शब बखैर। सबा ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इसकी शर्मीली अदा पर वह हंस पड़ा। आई लव यू, ओ सबा, आई लव यू हनी। एहसन कमाल ने खुश होकर रिसीवर का एयरपीस चूम लिया, जहाँ से सबा की दिलनशी आवाज़ आई थी। उन्हें जीस का पैगाम सुना रही। फिर उन्होंने वक्त की परवाह के बगैर फ़िरोज़ अली का सेल नंबर मिलाया। आखिरी ने खुशखबरी से आगाह करना था। नाजिश भाभी ने फ़िरोज़ अली को अतमाद में लेकर दानिश से सबा को वो सब बातें सुनाई और रात को भी इसे आते देख चुकी थी। जब भी फ़ौरन सोची समझी मनसूबाबंदी के मुताबिक फ़िरोज़ अली से इसके मुतालिक बात कर दी। मकसद से महज इसे एहसन कमाल से शादी करने राज़ी करना था। सबा तो पहले इनके हक़ में फ़ैसला कर चुकी थी, बस झिझक को डर रही थी। नाजिश भाभी की बातों ने जल्दी पर तेल का काम किया और सबा ने फ़ौरन हाँ कर दिया। एहसन कमाल के जरिए सबा की आँख का इल्म होने पर नाजिश भाभी और फ़िरोज़ अली खुशी से खिल उठे थे। देखा मेरी प्लानिंग का कमाल, जो हाँ सबा को चंद दिनों सोचने के बाद करनी थी या शायद ना भी करती, वो हाँ मैंने मिनटों में करवा दी। नाजिश भाभी ने शौहर को फखरी अंदाज में देखते हुए कहा। मान गया आपकी प्लानिंग को, लेकिन सबा को हकीकत जरूर बता देना। मैं नहीं चाहता को अपने दिल में तुम्हारे लिए शिकवे गिले और नाराज़गी लेकर रुखसत हो। फ़िरोज़ अली ने मुस्कुराकर संजीदगी से कहा। आप फिक्र ना करें, कल एहसन भाई के घर वाले शादी की तारीख लेने आ रहे। इस मुबारक मौके पर मैं सबा को बता दूंगी। इसे दुख तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन उम्र भर के दुख से बचाने के लिए मामूली दुख देना ज़रूरी था। नारिश भाभी ने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नारिश, मुझे तुम पर फ़ख्र है, तुमने माँ बनकर सबा के लिए सोचा और किया, इसकी दोस्त बनकर इसका दुख शेयर किया। थैंक यू सो मच नाजिश, थैंक यू वेरी मच। फ़िरोज़ अली ने का हाथ थाम कर मोहब्बत, शक्कर और अकीदा से देखते हुए कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, सबा आपकी नहीं मेरी भी बहन है, मैं विश जैसी है मेरे लिए, और अब मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। वो खुशी से बोली। अगले रोज़ रियाज लॉज में खुशियों की बारात उतरी थी। ज़मीना कमाल अहमद, मोहसिन कमाल इनकी बीवी, रेहाना अहसन कमाल इनकी छोटी बहन तहमीना, इनके शौहर ज़ुबैर सिद्दीक़ की फूल और मिठाइयों की टोकरियाँ लेकर एहसन कमाल के लिए सबा का रिश्ता मांगने, बल्कि शादी की तारीख लेने आए थे। ज़मीना कमाल अहमद ने सबा से अपने रवैये की दिल से माफ़ी मांगी और सबा ने मैंने दिल से यकीन दिलाया कि इससे कोई शिकायत नहीं, बल्कि हल्के गुलाबी रंग के नफीस का आमदा सूट में, गुलाबी मेकअप में वो गुलाब का फूल लग रही थी। एहसन कमाल से मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। महविश, फ़िरोज़ और दानियाल तो बहुत ही खुश थे। दानियाल तो एहसन कमाल की गोद में बैठा अटकेलियाँ कर रहा था। फिर ज़मीना कमाल अहमद और कमाल अहमद ने सिर्फ 15 दिन बाद शादी की तारीख करके
नारिश भाभी और फिरोज अली के हाथ पांव फुला दिए। इन्होंने तैयारी के लिए वक्त मांगा तो कमाल अहमद और मीना कमाल ने साफ कह दिया, हमें जहेज़ के नाम पर कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे बेटे के पास। हमें तो सिर्फ 3 कपड़ों में सबा चाहिए और दानियाल बेटे से बढ़कर कीमती तोहफा क्या होगा हमारे लिए। और सब अपने बेटे के लिए इनकी मोहब्बत देखकर खुशी से आप दीदा होगी, रब का ज़रूर शुक्र बजा लाए सईदा शुक्र बजा लाए। एहसन मिला में कहकशा का समाता, नया रिश्ता, नया घर, नए रिश्ते, नए जज्बे, नई उमंगों दिलों में जगह। हर कोई सबा एहसन को खुशामदीद कह रहा था। दुल्हन बनकर सबा पर पहले इतना रूप नहीं आया था जितना दूसरी बार दुल्हन बनने पर आया। इस शान से एहसन कमाली से ब्याह कर लाए कि सबा के पूरे ख़ानदान, मोहल्लेदार, दोस्त, अहबाब सभी दंग रह गए। 25 साल सबा शॉकिंग पिंक कलर के बहुत ही खूबसूरत रूसी जोड़े थे। लाई जेवरात में सजी सवरी छोटी सी गुड़िया लग रही थी। 32 साल एहसन कमाल शेरवानी सूट में दूल्हा बने क़यामत ढा रहा था। कितनी देर नज़रों में इस जोड़े के लिए तारीफ 27 थी। ज़मीना कमाल अहमद और फिरोज अली ने दोनों का सदका भी उतारा। नारिश भाभी ने माँ की तरह सबा को रुखसत किया। सबा को अपनी बातों की वजह भी बता दी। सबा इनकी बहुत ममनून थी। नारिश भाभी और फिरोज अली ने सबा को रुखसत करने के बाद शुक्राने के नफल अदा किए। दोनों अपना फ़र्ज़ अदा करके बहुत खुश थे। सबा एक शानदार मुस्तकबिल रस्म और फोटो सेशन के बाद हुजला रूसी तक पहुंची। एहसन कमाल भाई भाभी बहन और कज़न से जान छुड़वा कर कमरे में तो दानियल को सबा के पास बैठे देकर ठिठके, दानी बेटा आप यहाँ क्या करें? मैं मामा को देख रहा हूँ, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटे आज की रात तो आपकी मामा को देखने का सिर्फ मुझे हासिल है, आप तो रोज़ ही देखते हो। चलो शाबाश अपने कमरे में जाकर सो, और आप दादो आपको ढूंढ रही हैं। एहसन कमाल ने से गोद में उठाते हुए प्यार से कहा तो सबा के दिल में जलते रंग बजने लगे। वह हया से सर और नजर झुकाए लबों पर शर्मीली मुस्कान सजाए बैठी थी और एहसन कमाल की निगाहें के चेहरे पर भटक रही थी। दिल में जज्बात ने हलचल मचा दी। पापा मामा दुल्हन बन के कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाँ भाई खूबसूरत क्यों नहीं लगेंगी, आखिर आपके पापा की दुल्हन है। चलो भागो यहाँ से। इन्होंने इसका गाल चूम कर नीचे उतार दिया। एक शर्त पर। हैं यानी तुम भी कुछ लिए बगैर नहीं टलोगे? एहसन कमाल ने इस अंदाज से कहकर सबा के होंठ मुस्कुराने लगे। इसने निगाह उठाकर इन दोनों को देखा। दानियाल भी शेरवानी सूट में खूब जच रहा था। मैं बाकी अंकल आंटियों की तरह तो आपसे ढेर सारे पैसे लिए, मैं तो सिर्फ चॉकलेट लूँगा, दानियाल ने बहुत अदा से कहा। सबा को बेसाख्ता हंसी आ गई। एहसन कमाल का दिल गुदगुदाने लगा। बेख्तियार इसके चेहरे को देखा जो हंसी के ताज़ा फूलों से मजीद खिलकर हसीन तर हो गया था। पहली बार इसकी हंसी की आवाज़ इनकी आंखों कानों ने सुनी थी और दोबारा सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। यार दानी अभी तो चॉकलेट नहीं है, ऐसा करते कल बाजार चलेंगे, आप अपनी पसंद से चॉकलेट खरीद लेना और जो भी खरीदना हो मुझे बताना, मैं आपको दिला दूंगा। एहसन कमाल इसकी ठोड़ी पकड़ कर कहा, जो कहूँगा ला कर देंगे आप पापा? दानियाल ने मासूमियत से सवाल किया। जी हाँ पापा की जान, आप कहकर तो देखो। एहसन कमाल ने प्यार से इसका माथा चूम लिया। तो पापा आप मुझे एक बहन भाई ला दे, मेरे सारे दोस्तों के बहन भाई हैं। मैं वैसे में रोज़ भाई भी दो, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। जिस तरह सब बच्चों के बहन भाई होते हैं वो इनके साथ खेलते हैं। दानियाल ने मासूमियत और सादगी से अपनी फरमाइश का इजहार किया और सबा शर्मा हया से कट कर रहेगी। उफ़ बच्चों की मासूमियत कभी कभी माँ बाप को शर्मिंदा कराती है। उफ़ दानी बेटे ऐसी बातें करते कोई, जाए जाकर सो जाए। सबा ने इसे देखते हुए हया से मजीद सुर्ख होते हुए आहिस्ती से कहा तो एहसन कमाल इसकी कैफियत तो हालत से महसूस होते हुए बोले, भाई फरमाइश तो हमारे बेटे की बहुत जायज़ है और इंशाल्लाह हम ज़रूर पूरी करेंगे। क्यों मिसेस एहसन, मैं सही कह रहा हूँ ना? प्रॉमिस पापा? दानियाल खुश होकर बोला। सबा की जान पर बनी थी। ओ यस बेटा जानी, चलो सोने की तैयारी करो। एहसन कमाल ने से गोद में उठाया दरवाजे की तरफ बढ़ गए। शब खैर मामा, आई लव यू मामा। पापा मामा को प्यार तो किया ही नहीं। दालिया ने सबा को देखते हुए कहा। वो हमेशा इसे बूसा देता था रात को सोने से पहले और सबा इसका माथा चूम कर इसे गुड नाइट कहती थी। दुल्हन की खूबसूरत स्टेज पर बैठी वो दिल ही दिल में रब के हजूर सजदा शुक्र अदा कर रही थी। आधे घंटे पर एहसन कमरे में आया तो शेरवानी की कैसे आज़ाद हो चुका था। जल्दी से कपड़े चेंज करके सबा के रोन माई का गिफ्ट लेकर इसके रूबरू आ बैठा। सॉरी सबा देर होगी, दरअसल दानियाल मेरा हाथ पकड़ कर सोने लेटा था, वो सोया तो मैं आया हूँ। इसने इसके चेहरे को जानिसार नज़रों से देखते हुए बताया। आप इसकी आदतें बिगाड़ देंगे? सबा ने नज़रें झुकाते हुए कहा। खैर आदतें तो हम आपकी भी बिगाड़ेंगे, पता है कैसे? एहसन कमाल ने इसके चेहरे को देखते हुए कहा। सबा ने अपनी घरेली पलकें उठाकर इन्हें देखा। सबा मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आपके लिए मेरे बगैर एक पल भी रहना मुहाल हो जाएगा। वो तो यूं भी हो जाएगा। सबा ने मानी के इस जुमला कहा। क्या? एहसन कमाल खुशगुमानियों में घिर गए। दानियाल के लिए आपकी प्यार की मैं बेहद ममनून हूँ। सबा ने बात कर रुख दानियाल की तरफ मोड़ दी। कैसी गैरों किसी बात की आपने? क्या दानियाल मेरा बेटा नहीं है? मगर सबा मुझे आपसे इस बात की तवक्का नहीं थी। एहसन कमाल ने संजीदगी से खफकी से अंदाज मुड़कर जाने लगे। एहसन, सबा ने बेख्तियारी ने पुकारा और साथ ही का हाथ भी थाम लिया। एहसन कमाल की मामूली सी खफकी पल भर में हवा हुई। जी जाने एहसन। वो एकदम से शरारत से इसके करीब होकर बोले तो वो शर्मा कर हाथ खींचने लगी, मगर एहसन कमाल इसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए इसके सामने बैठ गए। तुम्हारी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर मैं ताज़ा दम और निहाल हो गया हूँ। कितना तरसा हूँ मैं इस घड़ी के लिए, कितना तड़पा हूँ इस मिलन के लिए, इस ज़ीस्ता फ़रोज़ लम्स के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा हाथ थामने की मेरी दरीना आरज़ू आज पूरी होगी। अब ये हाथ और साथ ज़िंदगी भर नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह। एहसन कमाल ने इसके हाथ को अपने हाथों में समोकर इसकी नरमी मुलायमत महसूस करते हुए मसरूर लहजे में कहा और इसके हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट और उंगली में डायमंड की अंगूठी पहना दी। एहसन, सबा ने तड़प कर प्यार से पुकारा, मगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एहसन, एहसन आप सुन रहे हैं ना? वो तड़प कर बोली। हाँ मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ। तुम पुकारती रहो और मैं सुनता हूँ। तुम्हारे लबों से एहसन साहब की बजाय एहसन सुनना इतना दिलनशी एहसास होगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। तुमने एहसन को मौत पर कर दिया सबा जान।
वो उसके चेहरे को देखते हुए मोहब्बत पाश लहजे में बोला तो वो इनकी मोहब्बत के रंग शिद्दत पर दंग रह गई। एहसन कमाल ने हंसते हुए इसे अपनी बाहों के हसार में ले लिया। मोहब्बतों की कहकशां इन दोनों के चारों तरफ जगमगा रही थी। ज़िंदगी की सुबह इनके लिए मुसरतों चाहतों भरे मौसम सजा रही थी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा नावल, राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया था, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत लंबा हो गया था, तो मेरा गला तो बह गया, लेकिन आप तक नावल पहुँचा दिया। नावल ने इमेज पुकार लेना, रिटन बाय सुभाष कुल। थोड़ा सा सेंटीमेंटल नावल था। तो कैसा लगा आपको नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी ना किसी चीज़ के साथ, तो मिलेंगे, न्यू एपिसोड के साथ मिलेंगे, अल्लाह खैर करे। तो कमेंट सेशन एक मिनट देखती हूँ कि जो ज़्यादा होए तो फिर कल, जो थोड़े होए तो फिर आज पढ़ लेने हैं। गाइस कमेंट सेशन कर, मेरा खाना आ गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।